तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किंकी की गर्दन के अंदर एक पॉइजन वाली नीडल लगती है, जिस पॉइजन को हमारा वुफू चूस का निकाल देता है और उसके बाद हमारा वुफू अपना मोबाइल निकालता है, हीटियान को कॉल लगाता है। हीटियान के फादर भी उसके पास ही होते हैं, जबकि ली मैंग भी वहीं पर होती है। ली मैंग फोन उठाती है, फादर से कहती है वुफू की कॉल है। तो फादर से कहते हैं लगता है कि किलर फेल हो चुका है, वो वुफू को मारने में नाकाम रहा। चलो ठीक है, कॉल को एक्सेप्ट करो और फोन को स्पीकर पर डाल दो। ली मैंग कॉल को एक्सेप्ट करती है और उसके साथ ही फोन को स्पीकर पर डाल देती है। वो फोन से कहता है सिर्फ तुम्हें 3 दिन देता हूँ, 3 दिन के बाद मैं चाहता हूँ कि हीटियान सभी लोगों के सामने घुटने टेककर मुझसे माफी मांगे। ये इसका आखिरी मौका होगा, अगर ये ऐसा नहीं करता तो उसके बाद इसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसी के साथ ही हमारा वुफू कॉल को कट कर देता है। ये सुनने के बाद पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। वो सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं क्योंकि हमारे वुफू ने उसको 3 दिन की डेडलाइन दे दी और उसके साथ वार्निंग दी है। किंग कहती है ये ही फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें क्या लगता है कि इनके पास ही गैंग है तो ये यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कि उनका ही गैंग इतना भी पावरफुल नहीं है। जबकि हमारा वुफू उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका झगड़ा तो मेरे साथ है, उनका झगड़ा तुम्हारे साथ नहीं है। किंग उसकी बात सुनने के बाद शर्माते हुए गुस्से के साथ उसे कहती है तुम तो बस एक बेवकूफ लड़के हो, पता नहीं तुम मेरे मतलब को कब समझोगे। नेक्स्ट सीन फिर से हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में हीटियान काफी गुस्सा हो जाता है। टियान हाउ कहता है फादर वो सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर सा बहुत ही पुअर फैमिली से है, बैकग्राउंड भी कोई खास नहीं है और ऊपर से वो यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रहा है। उसने मुझे धमकी दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर मैं उससे माफी मांगू, वो भी सारे स्कूल के सामने। मारा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उससे माफी कैसे मांग सकता हूँ। उसके फादर उसे कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई सिर्फ 2 दिन में वापस आने वाला है। ही गैंग के यहाँ पर वापस आता ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तुम्हारे इस दोस्त को मार डालेगा। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन वुफू के रूम का दिखाया जाता है। मोटू और हस्की दोनों ही अपने रूम में होते हैं, जबकि हमारा वुफू भी वहीं पर होता है। उसी वक्त बाहर का सीन भी दिखाते हैं। उनके गलियारे में से कराटे क्लब के लड़के चलते हुए आ रहे होते हैं और उन कराटे क्लब के मेंबर्स का जो करंट प्रेसिडेंट है उसका नाम जिन होता है। वो दोस्तों से कहते हैं जिन क्या हम लोग वाकई वहाँ पर जा रहे हैं, उसका रूम यहीं पर है, वो यहीं पर इसी डॉर्म रूम में रहता है। वो दरवाजे पे नॉक करते हैं, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। वो और मोटू उन लोगों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग दरवाजे से अंदर एंटर होते हैं। मोटू वुफू से कहते हैं ब्रदर वो अब ये मत कहना कि तुमने कराटे क्लब वालों से भी पंगा लिया है। वुफू से कहता है नहीं मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, तो फिर मैं इनको ऑफेंड क्यों करूंगा। तो कराटे क्लब के प्रेसिडेंट जिन के साथ उसका एक दोस्त होता है वो उसे कहता है ब्रदर जिन लगता है कि यही वो लड़का वुफू है जिसको हमारे प्रेसिडेंट ने सबक सिखाने के लिए कहा था, चलो जल्दी से उसको सबक सिखाते हैं। दिखने में तो ये जरा भी खास नहीं दिखाई दे रहा, लगता है ये काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी इसने हमारे प्रेसिडेंट की फैमिली के साथ पंगा लिया है, तो इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इसके पास कुछ स्किल्स हो सकते हैं। तो वुफू उनकी बात सुनने के बाद कहता है तुम लोग यहाँ पर किस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो, आज तुम्हारे कराटे क्लब का प्रेसिडेंट कहीं हीटियान हाउ तो नहीं है। तो जिन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, हीटियान हाउ हमारे कराटे क्लब का प्रेसिडेंट है। जब वो यहाँ पर नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर मैं इस कराटे क्लब का प्रेसिडेंट होता हूँ, मेरा नाम जिन हाउ है। इसी वक्त कराटे क्लब के 2 लड़के जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वुफू से कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट हीटियान हाउ का नाम इस तरह कैजुअली लेने की। जबकि हमारा वुफू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है उस कमीने ने फिर से यहाँ पर कचरा लोगों को भेज दिया, मुझे तो लगा था कि वो किसी प्रोफेशनल किलर को दोबारा से भेजेगा। वो दोनों कराटे क्लब के मेंबर्स जैसे उसके करीब पहुँचते हैं, हमारा वुफू जल्दी से एक वाले को किक मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। वहीं ये सभी लोग वहीं पर खड़े होकर उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि वो लड़का चिल्लाकर उनसे कहता है तुम सभी गधे यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इसको मार डालो। मोटू ब्रदर वू से कहता है ब्रदर वू तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, ये हमारे कराटे क्लब के मेंबर्स हैं, इनके पास काफी सारे स्किल्स हैं। वो वू से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये इस लायक नहीं है कि यहाँ पर इनसे एहतियात की जाए, क्योंकि ये इस लायक है ही नहीं कि ये मुझसे फाइट भी कर सके। हमारा वुफू से फाइट करने के लिए आगे बढ़ आता है कि वो लड़के भी उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होते जा रहे हो, चलो मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसे हॉस्पिटल भेजते हैं। वुफू जल्दी से आगे बढ़ता है और उनमें से एक वाले लड़के के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक बेहोश हो जाता है। इसके बाद वुफू बाकी सभी की तरफ देखता और कहता है तुम ही लोगों ने तो कहा तुम मुझे हॉस्पिटल भेजने वाले हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, आप मुझे हॉस्पिटल भेज कर दिखाओ। वहाँ पर टोटल 3 लड़के बचते हैं, एक उनका प्रेसिडेंट जीना और उसके साथ 2 लड़के हैं। तो वो दोनों लड़के कहते हैं चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही लड़के मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो वुफू के करीब पहुँचते हैं तो वुफू कहता है इन लोगों को क्या लगता है कि जो मिलकर मेरे पर अटैक कर पाएंगे। वो वहीं पर से घूमते हुए एक वाले के चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, फिर साथ ही वो दूसरे वाले को किक मारता है और वो भी नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका प्रेसिडेंट जिन बचता है। प्रेसिडेंट जिन वुफू से कहता है जैसा एक कल्टीवेटर जो कि कीराम के फर्स्ट लेवल पर होता है वो हमारे जैसे नॉर्मल इंसानों से बड़ी आसानी से फाइट करके जीत सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा सामना किसी कल्टीवेटर के साथ हो जाए जो कि सेम लेवल पर हो तो फिर तुम्हारे लिए भी इस फाइट को जीतना मुश्किल हो जाएगा। वो भी जल्दी से अपने हाथ में अपनी की पावर को रिलीज करता है और कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। वो से इशारा करता है और कहता है अच्छा तो फिर ठीक है आ जाओ, दिखाओ
दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। वो आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को उसके ऊपर स्लैश लगाता है, उससे काफी सारी एनर्जी निकलती है, लेकिन हमारा वुफू नीचे झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जैसे ही वो उसके अटैक को अवॉइड करता है, वो फिर से अपने हाथ को घुमाते हुए अपनी की पावर को रिलीज करता है, वुफू पर अटैक करता है, जबकि वुफू फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और सोच रहा होता है इस लड़की के पास तो काफी सारे स्किल्स हैं, ये बाकियों से काफी बेहतर है, लेकिन ये इतना भी बेहतर नहीं है कि यहाँ पर मुझे हरा सके। जिन जैसे ही अपने हाथ के अंदर पावर को रिलीज करते हुए तीसरी बार हमारे वुफू पर अटैक करने लगता है, उसी वक्त हमारा वुफू उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है अपनी की पावर को रिलीज करते हुए। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिन वहीं पर नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो उठकर दरवाजे में खड़ा हो जाता है, जबकि उसका दोस्त पूछता है ब्रदर जिन क्या तुम ठीक हो। इसी वक्त हमारी किंग भी दरवाजे के बाहर से गुजर कर जा रही होती है। प्रेसिडेंट जिन हमारे वुफू से कहता है अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जबकि किंग उसकी तशरीफ पर किक मारते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैसे प्रेसिडेंट जिन पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर किंग खड़ी होती है, वो उसे देखकर काफी घबरा जाता है। किंग उसे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर मेरे मार्शल आर्ट्स क्लब के लड़कों को आकर बुली कर सकते हो, तुम्हारे पास इस बात का अप्रूवल है, तुमने आकर मेरे लड़के के ऊपर अटैक क्यों किया। बाकी ये सभी लड़के भी काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं तो इस बात का मतलब यह है कि ये लड़का मार्शल आर्ट्स क्लब का एक मेंबर है। प्रेसिडेंट जिन उसे कहता है इस सब का तुम्हारे मार्शल आर्ट्स क्लब के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ इस लड़के से बदला ले रहे हैं, इसलिए तुम अपनी जू फैमिली को इस सब से दूर रखो। किंग उसे कहती है तुम सभी लोग यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंट इसीलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि ही गैंग वापस आने वाला है, तो क्या वो वापस आकर सारे झंडे उखाड़ देगा। यहीं पर उसका इंतजार कर रही हूँ, वो आकर क्या कर लेगा। जिन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से वापस मुड़ जाता है और उसे कहता है जी यहाँ पर खत्म नहीं होगा, हम लोग तुमसे भी इस बात का बदला लेंगे। किंग उसे कहती है हमारा मार्शल आर्ट्स क्लब हमेशा ही रेडी रहता है, जब भी तुम्हें बदला लेना हो हमारे पास आ जाना। जिन बाहर निकलने के बाद वुफू से कहता है तुम्हारे जैसा एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, तुम अभी भी एक औरत के पीछे छुप रहे हो, तुम्हें इस लड़की के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे 1-on-1 फाइट करो, कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा, फाइट करने के लिए मेरे साथ आ जाओ। जबकि मोटू वुफू से कहता है ब्रदर वो इसकी बात को मत मानना, मुझे लगता है जो तुम्हें किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसके साथ मत जाना। तुम्हारा ब्रदर वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 फाइट करूंगा। किंग भी उसे कहती है कल्टीवेशन लेवल तुमसे ज्यादा है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको मारने के चक्कर में तुम खुद ही मार खा लो। लेकिन हमारा वुफू सभी लोगों की बातों को इग्नोर कर देता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि प्रेसिडेंट जिन उसे कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा स्टेडियम में, हमारे स्टेडियम में वहाँ पर दोपहर के वक्त आ जाना। प्रेसिडेंट जिन अपने साथियों को लेकर वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो उन सभी के जाने के बाद हमारा मोटू वुफू से कहता है ब्रदर वो तुमने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया, तुम्हें बताया कि ये एक ट्रैप हो सकता है। वुफू से कहता है क्योंकि वहाँ पर मजा आने वाला है, इसी वजह से मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। किंग भी उसे कहती है लगता है कि तुमने यहाँ पर जिंगजुन को बहुत ज्यादा कम आंक लिया है, वो बहुत ही कमीना इंसान है, वो यहाँ पर किसी न किसी ट्रिक को जरूर यूज करेगा तुम्हें हराने के लिए। अगर तुम इस फाइट में हार भी जाते हो तो कोई बात नहीं, हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब का नाम खराब नहीं होगा। वो उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने तुम्हारे मार्शल आर्ट्स के क्लब को ज्वाइन किया है, मैंने तो तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करने का कहा ही नहीं। किंग उसे कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये बात करते हो या नहीं, कि तुमने हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया है या नहीं, मैंने कह दिया कि तुम हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब के एक मेंबर हो तो तुम हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब के एक मेंबर हो। किंग की दोस्त से कहती है प्रेसिडेंट आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर इस लड़के के साथ जबरदस्ती कर रही हैं, ये कौन सी बच्चों वाली बात हुई। किंग उसे कहती है हम लोग मार्शल आर्ट्स क्लब से हैं और हम लोग हमेशा ही अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए दूसरों से अपनी बातों को मनवाते हैं, तो मैं इससे ये बात भी मनवा लूंगी। साथ ही वो सामने हस्की की तरफ देखती है और कहती है ये लड़का तो हमारे क्लब का मेंबर बनेगा और उसके साथ साथ ये छोटा डॉग ये भी हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब का एक मेंबर बनेगा। हमारा मोटू वहीं पर रोना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या, एक डॉग की भी मुझसे ज्यादा वैल्यू है, ये मेरा भी तो कह सकती थी कि मैं भी मार्शल आर्ट्स क्लब का मेंबर बन सकता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें दोपहर के वक्त का दिखाया जाता है। दोपहर के वक्त स्कूल के जिम्नेजियम में टियान हाउ भी वहाँ पर आया होता अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठ कर, जबकि वो लड़का जिन उसके सामने खड़ा होता है। टियान हाउ अपने पास से कुछ पॉइजनस नीडल्स को निकालता है और उसे देते हुए कहता है ये पॉइजनस नीडल अपने पास रखो, मेरे पास बस इतनी ही थी। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में वो लड़का बच गया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार वो ना बचे, फाइट के दौरान इस पॉइजनस नीडल को उसकी बॉडी में दंसा देना और वो नहीं बच पाएगा, वो मारा जाएगा। मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं उसे अपनी आंखों के साथ यहाँ पर मरता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से उसे मरता हुआ देखूंगा। लेकिन उसे कहता है बॉस अब जबकि तुमने मुझे ये पॉइजनस नीडल दे दिए हैं तो तुम्हें ये सब कुछ पर्सनली करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। साथ ही वो टाइम देखते हैं और कहते हैं अभी आधा घंटा ऊपर हो चुका है, लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं, लगता है कि वो डर कर भाग गया है। कराटे क्लब के मेंबर अपने बॉस टियान हाउ से कहते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कल्टीवेटर है, पर सिर्फ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, हम अपने साथ कुछ और लड़कों को लेकर जाते हैं और जाकर उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं, इस बात को इतना मुश्किल बनाने की क्या जरूरत है। टियान हाउ उन लड़कों से कहता है तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो, जरा मेरे करीब आना। लड़का उसके करीब आता है और उसे कहता है हाँ ब्रदर हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। वो उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और उसे कहता
है बेवकूफ कहीं के। तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़के के साथ डील करना इतना ज्यादा आसान है? अगर मैं कुछ लड़कों को ले जाकर उसके हाथ पांव तोड़वा सकता तो फिर मैं यहाँ पर अपने हाथ पांव तोड़वाकर व्हील चेयर के ऊपर क्यों बैठा होता? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर इस चेयर के ऊपर बैठने में मजा आ रहा है? उसी वक्त वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से हमारा वुफू और उसके साथ किंग होते हैं। वो दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा वुफू जिम्नेजियम में जाता है जहाँ पर वो लोगों से मिलने वाला है और जहाँ पर प्रेसिडेंट जिन के साथ उसकी फाइट होने वाली है। तो वहाँ पर जाने के बाद हीटियान हाउ से कहता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, मैंने तुम्हें कहा था कि स्कूल में आकर सभी के सामने मुझसे माफी मांगनी है, लेकिन तुम उसके बदले में यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुमने फिर से यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे मारने के लिए भेज दिया ताकि तुम्हारा जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। हीटियान हाउ आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा? उसके बाद तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि आज के बाद तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर तुम मुझसे माफी कैसे मंगवा पाओगे? ब्रदर वू से कहता है तो तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? हीटियान हाउ से कहता है हाँ मुझे सिर्फ लगता ही नहीं है बल्कि मुझे पक्का श्योर है कि इस बार तुम नहीं बचने वाले, बल्कि इस बार तो तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो से कहता है चलो फिर ठीक है, यहाँ पर बातें बंद करो और काम को स्टार्ट करो। ली मैंग भी जिन से कहती है जाओ जाकर इसको तोड़ डालो। तो ली मैंग के कहने पर वो जल्दी से आगे बढ़ता है तो दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। प्रेसिडेंट जिन वहाँ पर सामने खड़े होने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और हमारे वुफू से कहता है तुम तो सिर्फ और सिर्फ की कल्टिवेटिंग ग्राम के फर्स्ट लेवल पर हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो किंग उसकी पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर कहती है ये लड़का तो सेकंड स्टेज के ऊपर है, यानी फार्मिंग स्टेज पर है। किंग ये सब कुछ देखने के बाद हमारे वुफू से कहती है तो तुम यहाँ पर इस लड़के को हरा नहीं पाए तो उसके सामने हार मान लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। कि वुफू से कहता है चुपचाप मेरे डॉग का ध्यान रखो और साइड पर खड़ी होकर बस शो को एंजॉय करो। प्रेसिडेंट जिन हमारे वुफू से कहता है आज मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें यहाँ से जिंदा छोड़ने का, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वुफू से कहता है हाँ मेरी भी सोच कुछ ऐसी है, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिन बड़ी स्पीड के साथ वुफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके करीब पहुंचकर उसे पंच मारता है लेकिन वुफू उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। जैसे ही हमारा वुफू उसके पंच को वहाँ पर अवॉइड करता है वो वहीं से अपने हाथ को घुमाता है और फिर से अपने हाथ को घुमाते हुए अपने पास से अपनी तीनों नीडल्स को भी निकालता है और पॉइजनस नीडल को हमारे वुफू की तरफ फेंक देता है। अपनी एनर्जी के साथ उनको कवर करते हुए उसकी तरफ फेंकता है जिससे हमारे वुफू को पता न चले, लेकिन हमारे वुफू को सेंस हो जाता है कि उसने कुछ पॉइजनस नीडल्स को उसकी तरफ फेंका है। जल्दी से जल्दी अपनी टूटी हुई तलवार को बाहर निकाल लेता है। टूटी हुई तलवार के साथ उसकी तीनों नीडल्स को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। जैसे वहाँ पर उन 3 नीडल्स को ब्लॉक करता है उसी वक्त वो फिर से अपने पास से एनर्जी में कवर करते हुए अपनी तीनों नीडल्स को उसकी तरफ फेंक देता है। वुफू कहता है ये तो दूसरी तरफ से भी अटैक कर रहा है। किंग भी चिल्लाकर वुफू से कहती है ब्रदर वो अपना ध्यान रखो, वो तुम्हारे पर फिर से अटैक कर रहा है। तो वुफू अपनी टूटी हुई तलवार के साथ अपनी तलवार को घुमाते वहाँ पर उसकी सारी की सारी नीडल्स को ब्लॉक कर लेता है। देखकर तो ली मैंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का तो यहाँ पर मैजिक को भी यूज कर रहा है, इसका मतलब ये पक्का कल्टीवेटर है। तब हमारा वुफू सामने की तरफ से नीडल्स को ब्लॉक कर रहा होता है। उसी वक्त प्रेसिडेंट जिन बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और उससे कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक की कल्टीवेटर राम के फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटर हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम अपने वेपन को शेप दे सकती हो जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग स्टेज पर ही किया जा सकता है, तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे नहीं बच पाओगे। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ से स्टैप करता है, जबकि हमारा वुफू ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। ऊपर की तरफ जंप करने के बाद उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। हमारा वुफू ऊपर से जंप करने के बाद जब अटैक को अवॉइड कर लेता है वहीं से वो अपनी तलवार के हिल को निकालता है। अपनी स्पेशल टेक्निक स्टार स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और उसकी बॉडी के अंदर उसको स्टैब कर देता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वुफू ने अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार कर दिया, जिसकी वजह से जिन वो लड़का वहीं पर नीचे गिरता और मर जाता है। बाकी के सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं यहाँ पर तो एक लड़के ने इसकी जान ले ली, तो एक कातिल है। हीटियान हाउ भी चिल्लाकर ली मैंग से कहता है तुम देख क्या रही हो, चलो जल्दी से मेरी व्हील चेयर को यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से भागना होगा। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो भी पीछे की तरफ गिर जाती है। ऐसी वो पीछे की तरफ गिरती है। हीटियान हाउ वहाँ से भागने की कोशिश में अपने आप व्हील चेयर के ऊपर से नीचे गिर जाता है। हीटियान हाउ कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जैसे वो लुढ़कता वहाँ से निकलने की कोशिश करता है उसी वक्त हस्की उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो वहीं पर रुक जाता है। वुफू अपने हाथ में अपनी स्टार स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। हीटियान हाउ से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, ये सारी मेरी गलती है। वुफू से कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं यहाँ पर ये अल्फाज कहने के लायक नहीं रहूंगा और ना ही तुम यहाँ पर ये सब कुछ कह पाओगे, लेकिन अब देखो जरा यहाँ पर कौन मुझसे माफी मांग रहा है। हीटियान हाउ से कहता है ब्रदर वू प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, मेरे पर तरस खाओ और मुझे छोड़ दो, अगली बार मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वुफू से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी एक बार मौका दिया था माफी मांगने का, लेकिन तुमने उस मौके का गलत फायदा उठाया और मेरे ऊपर अटैक करवाया, मुझे मरवाना
चाहा, लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हाथी वो उसी की पॉइजनस नीडल को जो उसने जिन से ली है उसको उसकी तरफ फेंकता है, जो कि उसके हाथ के अंदर जाकर धंस जाती है। जैसे वो नीडल उसके हाथ में लगती है वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और पॉइजन उसकी बॉडी में फैल रहा होता है। चिल्लाकर ली मैंग से कहता है, ली मैंग जल्दी करो, मुझे इलाज दो, इसका एंटीडोट कहाँ पर है? ली मैंग उसे कहती है, मैं तुम्हें एंटीडोट कहाँ से दूं, तुम एंटीडोट अपने साथ लेकर ही नहीं आए। ली मैंग उसे कहती है, अगर तुम इस तरह के कचरे लड़के के साथ फाइट नहीं कर सकते और इससे भी नहीं निमट सकते तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा है? आप चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। वहीं पर बेचारा नीचे गिर जाता है और उसे कहता है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? और खांसते खांसते उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलता है और वहीं पर गिरकर वहीं पर मर जाता है। टियान हाओ के मरने के बाद ली मैंग हमारे ब्रदर वू से पूछती है, क्या तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारने वाले? वो से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारने वाला, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम्हें हमेशा इस बात का दर्द महसूस होता रहे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जोंगशैंग सेक्टर का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स अकेडमी है जहाँ पर उसके मास्टर होते हैं ही टियान गैंग के। वो अपने पास से एक स्वर्ड फ्रैगमेंट निकालते हैं और अपने डिसाइपल से कहते हैं, ही गैंग, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये स्वर्ड सोल का एक टुकड़ा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शार्प है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। हमारे जोंगशैंग सेक्शन में 3 बड़े ट्रेजर्स हैं, उन तीनों ट्रेजर में से ये वाला ट्रेजर बहुत ज्यादा स्पेशल है। ही गैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, उस बंदे ने मेरे भाई को मारा है, तो मुझे जाकर उससे बदला लेना है, मुझे उसकी जान लेनी है। इस वजह से जब तक मैं उसको मार नहीं देता तब तक मैं शांत नहीं हो सकता। आप इसको ऐसे समझे जैसे कि मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। मास्टर उसे कहते हैं, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, जाओ जल्दी से वहाँ पर जाओ, उस लड़के को मारकर जल्दी से वापस आ जाना। गैंग उनसे कहता है, ठीक है मास्टर, मैं अभी जाता हूँ। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यूनिवर्सिटी की छत का दिखाया जाता है। ली मैंग ही टियान हाओ के मरने के बाद यूनिवर्सिटी की छत के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ से नीचे कूदने वाली है, वो खुदकुशी करने वाली है। ली मैंग कहती है, अब मेरे पास क्या बचा है? यहाँ पर शर्मिंदा होने की बजाय मुझे यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए, इस तरह मैं इन सभी लोगों की ह्यूमिलिएशन से तो बच जाऊंगी। हाथी वो कहती है, वो अगर मैं यहाँ से मरने के बाद एक भूत बन गई तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। ऐसी वहाँ से छलांग लगा देती है। उसी वक्त ही गैंग वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। उसे कहती है, ही गैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो उसे कहता है, टियान हाओ अभी अभी मरा है और मैं नहीं चाहता कि टियान हाओ की गर्लफ्रेंड भी यहाँ से जम लगाकर खुदकुशी करके मर जाए, क्योंकि अगर तुम भी मर जाओगी तो फिर वुफू को अपनी आंखों के साथ मरता हुआ कौन देखेगा? नेक्स्ट सीन हमारे वुफे के रूम का दिखाया जाता है। वुफू अपने रूम में नहाने के बाद जब बाहर निकल रहा होता है तो उसी वक्त उसे महसूस होता है कि उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। वुफू कहता है, लगता है कि मैं फार्मिंग स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, मेरी स्पीड तो काफी ज्यादा है, मैं बहुत ही जल्दी से लेवल अप कर रहा हूँ। ब्रदर वू कहता है, मेरी पास्ट लाइफ में मेरे मास्टर ने मेरे लिए काफी सारे मिक्स न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर एक पिल बनाई थी, जिसकी मदद से मैं बड़ी आसानी के साथ लेवल अप कर पाया था, लेकिन इस लाइफ में मेरे पास कोई भी पिल्स नहीं है, ना ही मेरे पास न्यूट्रिएंट्स हैं। कि मुझे यहाँ पर अपनी स्वर्ड एनर्जी को यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाना होगा, लेकिन मेरी इस बार की कल्टीवेशन स्किल्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से मुझे उस पिल की जरूरत भी नहीं है। वो वॉशरूम के अंदर से बाहर निकल रहा होता है, उसी वक्त से बाहर से आवाज आती है, कोई लड़की वहाँ पर कह रही होती है, बस भी करो, मुझे चाटना बंद करो। वो बाहर निकलता है और उससे कहता है, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसके बेड के ऊपर एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की वहाँ पर हस्की के साथ खेल रही होती है। वो उससे कह रही होती है, बस करो, मैं और ज्यादा नहीं खेलने वाली। वो लड़की वुफू से कहती है, तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और अपनी सीनियर सिस्टर के साथ इस बेड के ऊपर बैठो। वुफू से कहता है, ये बेड मेरा है, तुम इस बेड के ऊपर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो उसे कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर सिस्टर के साथ किस तरह बात करते हैं? सीनियर सिस्टर यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई है और ऊपर से तुम यहाँ पर सीनियर सिस्टर को यहाँ से भगाने की सोच रहे हो। वो उसे कहता है, तो फिर मुझे बताओ कि सीनियर सिस्टर को यहाँ पर क्या काम है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? तो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में उसका फोल्डिंग फैन होता है। वो उसको यूज करते हुए अपनी की पावर को रिलीज करती है और उसे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए आई हूँ, तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। जैसे वो हमारे वुफू के ऊपर अटैक करती है, हमारा वुफू वहीं पर उसके सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है और आगे से कोई भी एक्शन नहीं लेता। अपने फैन को उसके मुंह के करीब लाकर वहीं पर रोक देती है और उसे कहती है, क्या हुआ, क्या तुम बहुत ज्यादा डर गई हो जो तुम फाइट बैक भी नहीं कर रहे? वो उसे कहता है, तुम्हें रुकना होगा वरना तुम मारी जाओगी। ऐसे हमारा वुफू से इतना कहता है। वो अपने पीछे की तरफ देखती है और महसूस करती है उसके पीछे 3 तलवारें होती है। वो वुफू से कहती है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा शार्प हो, तुमने इन तलवारों को मेरे पीछे कब सेटअप किया? हालांकि मैं भी यहाँ पर इन तीनों ब्लेड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाई कि तुमने पहले से यहाँ पर 3 ब्लेड्स को रेडी किया हुआ है। वुफू से कहता है, जब तुम यहाँ पर इस कमरे में दाखिल हुई थी उसी वक्त मैंने अपने तीनों ब्लेड्स को तुम्हारे सर के ऊपर लगा दिया था। अगर तुम जरा पर कोई यहाँ पर एक्शन लेती तो मैं तीनों तलवारों को तुम्हारी बॉडी के अंदर धंसा देता और तुम मर जाती। वुफू यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो सोच रहा होता है, ये क्या, पर एनर्जी को रिलीज करने की वजह से मैं ब्रेक थ्रू स्टेज पर पहुंच चुका हूँ और मैं यहीं पर लेवल अप करने वाला हूँ। अब मैं इसको और ज्यादा नहीं रोक सकता और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो ये सब कुछ यहाँ पर नहीं होता बल्कि उस विला में होता। लड़की भी वुफू से कहती है, यहाँ पर तो बहुत ही लो की है, इसी वजह से तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट नहीं कर पाओगे, तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहिए, किसी और जगह पर चले जाओ। वो वहीं पर बैठ जाता और कहता, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ब्रेक थ्रू का टाइम
हो चुका है, मैं यहीं पर लेवल अप करने वाला हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था किसी और जगह पर जाकर जहाँ पर की पावर ज्यादा हो वहाँ पर जाकर ब्रेक थ्रू करता, कि तुम्हारे इस छोटे से टेस्ट की वजह से मेरी एनर्जी रिलीज हुई और यहीं पर ब्रेक थ्रू होने वाला है। मेरी सिस्टर उसे कहती है, मैं स्टूडेंट काउंसिल की चेयरवुमेन हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए तुमसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी उधम मचा रखा है, यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आई हूँ। वो उसे कहता, अब चुप हो जाओ, वहीं पर साइड पर बैठी रहो जब तक मैं अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट नहीं कर लेता। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने एक लड़की को देखा था जो कि स्टूडेंट काउंसिल की चेयरवुमेन होती है और वो हमारे हीरो के रूम के अंदर आती है। जब वो उसके रूम में आती है तो वहाँ पर आने के बाद उसकी पावर्स को जांचने के लिए अपनी पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ब्रदर वो उसके अटैक को वहाँ पर अवॉइड कर लेता है या फिर उसको वहाँ पर चौंका देता है क्योंकि उसने पहले से उसके इर्द-गिर्द ब्लेड्स लगाए होती हैं, जिसकी वजह से वो काफी हैरान होती है। तो ब्लेड्स को यूज करने पर वो ब्रेक थ्रू करने की स्टेज में चला जाता है क्योंकि यहीं पर उसका ब्रेक थ्रू कम्प्लीट होने वाला है, अब वो सेकंड स्टेज पर पहुंचने वाला है। तो वो लड़की उसे कहती है, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम की पावर है, तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर की पावर डेंस हो। अगर वो उसे कहता, चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम मेरे पर अटैक नहीं करती तो मुझे यहाँ पर अपनी स्वर्ड को यूज नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से अब मैं ब्रेक थ्रू की स्टेज में चला गया हूँ। तो मिस लैन उसे कहती है, तो क्या तुमने यहाँ पर अपने लिए कुछ पिल्स तैयार करके रखी हुई हैं? ब्रेक थ्रू के दौरान तुम्हें काफी सारी पिल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो उसे कहता है, नहीं मेरे पास कोई पिल्स नहीं है। मिस लैन उसे कहती है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो, यहाँ पर बिना किसी पिल्स के और बिना किसी प्रोटेक्शन के तुम यहाँ पर अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने ये सब कुछ पहले से तैयार क्यों नहीं किया हुआ था? तो वो उसे कहता है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इस वक्त मिस लैन को महसूस होता है कि ये अपने आसपास की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे महसूस होता है कि आसपास तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी की पावर है वो सारी की सारी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि ब्रेक थ्रू कर सके। साथ ही मिस लैन कहती है, इस तरह की कल्टीवेशन की पावर मैंने पहले कभी भी किसी कीराम के फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटर में नहीं देखी, ये तो अपनी लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर वो वहीं पर बैठे बैठे काफी सारी की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो लेवल अप कर लेता है। वहीं पर जैसे ही उसका ब्रेक थ्रू कम्प्लीट होता है तो ब्रेक थ्रू कम्प्लीट होने के बाद हमेशा बॉडी के अंदर से एनर्जी सर्ज निकलती है। लैन अभी वहीं पर खड़ी उसकी तरफ देख रही होती है और हैरान हो रही होती है कि इसने यहीं पर बैठे बैठे ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसी वक्त हमारे ब्रदर वो की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उसके प्रेशर की वजह से मिस लैन की बॉडी के ऊपर जितने कपड़े होते हैं वो सारे के सारे फट जाते हैं, जिसकी वजह से मिस लैन वहाँ पर एक जोरदार चीख मारती है। जैसे वो वहाँ पर चीख मारती है उसी वक्त बाहर का सीन भी दिखाते हैं। मोटू और उसके काफी सारे दोस्त वहाँ पर बाहर से अंदर जाकर देख रहे होते हैं। लोग दरवाजे के सुराख में से अंदर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर अंदर ब्रदर वो क्या कर रहा है। लगता है वो किसी लड़की के साथ जंगल में मंगल कर रहा है। तो सभी लोग देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि मोटू उन सभी को पीछे करते हुए खुद दरवाजे के साथ लग जाता है और देखने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा तो खुला होता है। दरवाजा खुल जाता है और वो सभी लोग अंदर गिर जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर की तरफ गिरते हैं तो सामने की तरफ देखते हैं तो वो वहाँ पर बेड के ऊपर बैठा होता है और उसने शर्ट नहीं पहनी होती, जबकि उसके साथ जो लड़की होती है कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, वो नंगी बैठी हुई है। ये देखो ये सभी लोग शर्माना शुरू कर देते हैं, जबकि मिस लैन चिल्लाकर उन सभी से कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम सभी को मार डालूंगी। और वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जाने से पहले मोटू फिर से वापस आता है और उसे थम्स अप करते हुए कहता है, ब्रदर वू तुमने तो वाकई में छक्का मार दिया। जबकि मिस लैन वहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। वो ब्रदर वू से कहती है, चलो जल्दी से पीछे की तरफ घूमो और मेरी तरफ घूरना बंद करो, मुझे कुछ कपड़े दो। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन उसी विला का दिखाया जाता है जो कि जू फैमिली वालों ने हमारे ब्रदर वू को दिया है। तो वहाँ पर ग्रैंडपा आ चुके हैं। किंग के ग्रैंडपा और उनके साथ उनका पोता होता है और साथ में उनके डैड और किंग वहीं पर होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर हमारे ब्रदर वू का इंतजार कर रहे होते हैं। तो पोता बहुत ज्यादा बेसब्रा होता है। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा क्या वाकई में वो लड़का यहाँ पर आएगा या नहीं, क्योंकि हमारे मीटिंग टाइम से आधा घंटा ऊपर हो चुका है और वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। वो लड़का कल्टीवेशन के हिसाब से कीराम के फर्स्ट लेवल पर है, फिर भी वो इतना ज्यादा एरोगेंट है कि हमें यहाँ पर इंतजार करवा रहा है। तो किंग उसे कहती है, ब्रदर अब बस भी करो, वो तुमसे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उसका भाई उसे कहता है, कीराम का कल्टीवेटर आज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चलो आज देख ही लेंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम तो उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। डैड आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, बस बहुत हो गया, तुम उसके बारे में कब से इस तरह की बातें किए जा रहे हो, बस भी करो। सबके ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, उस लड़के ने मेरी किंग की जान बचाई है, यानी कि मेरी पोती की जान बचाई है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाई है। इसी वजह से मैं उसको थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर बुला रहा हूँ और हमें उसके लिए चाहे इंतजार करना पड़े कितना ही क्यों ना, हम लोग यहीं पर इंतजार करेंगे। वो सभी लोग कहते हैं, ठीक है ग्रैंडपा, हम सभी लोग आपके साथ इंतजार करेंगे। हमारा वूफू भी उनसे मिलने के लिए अपने घर से निकल चुका है। तो वूफू अपने डॉग हस्की के साथ सामने की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो पैदल ही चलता हुआ आ रहा होता है। वहीं पर चलते चलते वो रुक जाता है, जबकि हस्की भी उसकी तरफ देख रहा होता है कि अब इसको क्या हो गया, यहाँ पर क्यों रुक गया है। हमारा वूफू वहाँ पर रुकने के बाद कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो, तो अब जल्दी से बाहर निकल आओ, क्योंकि इससे ज्यादा और पीछा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर और कोई भी नहीं है। के पीछे 2 कल्टीवेटर्स होते हैं और ये दोनों ही जोंगयांग सेक्टर के स्टूडेंट्स होते हैं। ही गैंग ने इन दोनों को यहाँ पर भेजा होता है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो दोनों बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें तो यहाँ से डरकर भागना चाहिए था, लेकिन तुम हमें यहाँ पर जंगल में ले आए जहाँ पर और कोई भी नहीं है, हमारे लिए तो यहाँ पर तुम्हें मार
मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी वाला कहता है मुझे लगता है कि जानबूझकर हमें यहाँ पर लेकर आया क्योंकि इसे पता था कि ये मरने वाला है, तो ये किसी शांत जगह के ऊपर मरना चाहता था। वैसे भी ये तो सिर्फ की कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल पर है, ये क्या कर सकता है। जबकि हमारा ब्रदर वून से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं फर्स्ट लेवल पर हूँ, मैंने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया, अब मैं सेकंड लेवल पर हूँ, मैं फार्मिंग ग्राउंड पर पहुँच चुका हूँ। तो वो फोन से कहता है क्या हीटियन गैंग ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। वो उसे कहते हैं हाँ हीटियन गैंग ने हमें यहाँ पर भेजा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम स्ट्रेंथ है लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम ब्रदर हीटियन गैंग से पंगा ले रहे हो, तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट लड़के हो। वो लड़के ब्रदर वो से कहते हैं हालांकि हीटियन गैंग ने हमें यहाँ पर तुम्हारे पर नजर रखने के लिए भेजा था और इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था कि तुम क्या करते हो और कितनी तुम्हारे पास पावर है, लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम तुम्हारा सर काट कर उसके पास वापस लेकर जाएंगे तो ब्रदर ही गैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उनमें से एक लड़का अपनी तलवार को निकालता है और तलवार को निकालने के बाद बड़ी स्पीड से सामने की तरफ फेंक देता है। वो उसे वुफू की तरफ फेंकता है, जबकि हमारा वुफू सामने की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक सीन फिर से मेंशन का दिखाया जाता है। फादर किंग से कहते हैं बेटा किंग क्या वो यहाँ तक पहुँचा या नहीं, उसका कोई मैसेज आया या नहीं। किंग अपने फादर से कहती है मैं भी इस बात को लेकर काफी हैरान हूँ, उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। उसी वक्त सामने से उसे हस्की के भौंकने की आवाज आती है। किंग कहती है ये तो हस्की है। डैड भी सोच रहे होते हैं ये तो उसी का डॉग है, अगर उसका डॉग यहाँ पर है तो इसका मतलब वो भी यहीं पर आसपास ही होगा। तो किंग का भाई ये देखने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है उस कमीने ने यहाँ पर अपने कुत्ते को भेज दिया कि वो यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाना चाहता है, हमने उसे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर वो अपने कुत्ते को भेज रहा है। किंग जावा के पास बैठ जाती है और उसे कहती है हस्की मुझे बताओ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है, वो भी तुम्हारे साथ आया है। तो वो उसके बाजू को खींच रहा होता है, यानी कि वो उसे अपने साथ लेकर कहीं पर जाना चाहता है। वो उसे कहती है क्या तुम मुझे कहीं पर लेकर जाना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा वुफू किसी खतरे में है। बाकी सभी लोग उसे भी कहती है मुझे लगता है कि हमें इसके साथ चलना चाहिए, हो सकता है कि वुफू किसी बड़े खतरे में हो। सभी लोग भागते हुए उसका पीछा करते हैं कि वो कुत्ता उन्हें कहाँ पर लेकर जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है। तो उस बंदे ने जिसने अपनी तलवार को हमारे वुफू की तरफ फेंका था वो वहीं पर खड़े खड़े बड़ी आसानी के साथ उसकी तलवार के अटैक को अवॉइड कर लेता है। हालांकि वुफू उसकी तलवार के अटैक को अवॉइड कर लेता है लेकिन वो लड़का अपनी एनर्जी को यूज करते हुए अपनी तलवार को कंट्रोल कर सकता है। उसकी तलवार जो कि पीछे की तरफ चली जाती है वो फिर से उसे पीछे से घुमाता है, पीछे वाली साइड से उसे उड़ाते हुए सीधा वुफू की तरफ आगे भेजता है। लेकिन वुफू पीछे वाली साइड से भी उसको अवॉइड कर लेता है। वो अपनी गर्दन को साइड पर करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। वो उसके अटैक को अवॉइड करता है तो वो लड़का सामने उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार को पकड़कर फिर से हमारे वुफू के ऊपर अटैक करता है। तो इस बार वो उसके सामने की तरफ से अपने हाथ में तलवार लेकर वुफू के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा ब्रदर वो जल्दी से अपनी स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो सामने वाला लड़का उसे कहता है तो तुमने वाकई में ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम झूठ नहीं कह रहे थे, तुम तो फार्मिंग लेवल पर पहुंच चुके हो, इसी वजह से तुम एक तलवार बना सकते हो। कि हमारा वुफू से कहता है अभी तो बहुत कुछ है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता, उनमें से एक बात ये भी है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। किंग उसके ग्रैंडपा और बाकी सभी लोग भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो दूर से खड़े ये देख रहे होते हैं। किंग कहती है उसका सामना जिन दो कल्टीवेटर्स के साथ हुआ है वो लोग तो फार्मिंग लेवल के हैं, यानी कि सेकंड लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। लगता है कि वुफू खतरे में है। ग्रैंडपा से कहते हैं नहीं रुक जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा वुफू वो भी ब्रेक थ्रू कर चुका है, इस वक्त वो भी सेकंड लेवल पर है, फार्मिंग लेवल पर है। हमारे वुफू ने जब उसके अटैक को वहाँ पर अपनी तलवार के साथ ब्लॉक किया होता है वो वहीं से अपनी तलवार को नीचे की तरफ घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगा देता है। अपनी स्लैश के साथ ही वो सामने वाले गुंडे की तलवार को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। इसी के साथ ही उस कल्टीवेटर के ऊपर एक स्लैश लगती है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो बाकी के सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जू फैमिली के सभी लोग। जबकि ग्रैंडपा दूर से खड़े सब कुछ देखकर सोच रहे होते हैं इस लड़के के पास जो फार्मिंग एनर्जी है टूटी हुई तलवार से निकल रही है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। साथ ही ग्रैंडपा जब वुफू की तरफ गौर से देखते हैं वो कहते हैं इस लड़के के सर के ऊपर जो तलवार है एक रियल की तलवार का टूटा हुआ हिस्सा है, इसका मतलब इसके पास एक रियल ट्रेजर है। वुफू अपने सामने वाले लड़के को मारने के बाद कहता है लगता है कि इन लोगों ने फिर से मुझे बहुत ज्यादा कम मांग लिया, इसी वजह से यहाँ पर कचरों को मुझे मारने के लिए भेज दिया और नतीजा क्या निकला, ये दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हैं। तो एक कल्टीवेटर के मरने के बाद दूसरा कल्टीवेटर बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू करता है और कहता है हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत है, हमें तो बताया गया था ये फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर है लेकिन ये तो सेकंड लेवल का कल्टीवेटर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे वापस जाकर ये सब कुछ हीटियन गैंग को बताना होगा क्योंकि इस लड़के के पास जो स्पेशल वेपन है वो एक स्पेशल ट्रेजर है। वो से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो, एक बार तुम मेरे सामने आ गए तो अब यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो वो लड़का वहाँ से काफी ज्यादा दूर होता है लेकिन वुफू की स्लैश उड़ती हुई उसके करीब पहुँचती है और उसकी गर्दन पे जाकर फिरती है। उस बेचारे की गर्दन कट जाती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। दोनों कल्टीवेटर्स के मरने के बाद हस्की भागता हुआ अपने वुफू के पास चला जाता है। जबकि उसी वक्त किंग अपने बड़े भाई से कहती है ब्रदर तुम थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, तुम इसको गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम इसे फाइट करना चाहते हो, क्या तुम इससे फाइट करना चाहोगे? जबकि उसका भाई हंसना शुरू कर देता है और कहता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। जबकि उसके डैड सोच रहे होते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म है। हस्की जो कि
भागता हुआ वहाँ पर वुफू के पास गया था, वो सीधा उस बंदे के पास चला जाता है, उस कल्टीवेटर के पास। उसकी जेब के अंदर से क्रिस्टल निकलता है, वो एक स्पिरिट स्टोन होता है। तो हस्की उसकी जेब के अंदर से स्पिरिट स्टोन को निकाल लेता है। किंग का बड़ा भाई इस क्रिस्टल को देखकर काफी खुश होता है कि इसके पास से तो एक क्रिस्टल निकला है, लेकिन हस्की उस क्रिस्टल को निकल जाता है। ये देखकर जू फैमिली के सभी लोग बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, इस लड़के ने तो उस क्रिस्टल को खा लिया। वो क्रिस्टल तो वाकई में एक हाई ग्रेड का क्रिस्टल था, लेकिन अब बेकार गया क्योंकि इस डॉगी ने उसको खा लिया है। वुफू अपने हस्की की तरफ देखता और कहता है तुमने जहाँ पर एक स्पिरिट स्टोन को खा लिया है, लगता है कि वो तुम्हारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो गया है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। हस्की उस क्रिस्टल को खाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और चमक रहा होता है। तो जू फैमिली के सभी लोग भी उसके पास ही आकर खड़े हो जाते हैं, जबकि किंग का भाई उस डॉगी की तरफ देखता और कहता है जी क्या, लगता है कि तुम्हारा डॉगी उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर म्यूटेट हो रहा है, जरा इसके दांत तो देखो। सभी लोग उसके दांतों की तरफ देखते हैं तो वाकई में उसके दांत पहले से काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल एक बैट की तरह। सभी लोग उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वुफू का डॉग तो स्पिरिट स्टोन्स को खाने के बाद अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वुफू का सामना दो कल्टीवेटर्स के साथ होता है जिन्हें हीटियन गैंग ने भेजा होता है। तो वुफू उन दोनों को मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद जू फैमिली के सभी मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो इस एपिसोड की शुरुआत में जू फैमिली वालों की गाड़ियाँ जा रही होती है। ये सभी लोग हीटियन हाउ के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं, जहाँ पर हीटियन गैंग भी होता है और साथ में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी कि हमारी ब्रदर वू की पुरानी गर्लफ्रेंड ली मैंग भी होती है। हीटियन गैंग वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है क्या मेरे दोनों दोस्तों ने अब तक उस लड़की को मार दिया होगा, यानी ब्रदर वू को मार दिया होगा या नहीं मारा होगा। वैसे तो मैंने उनको सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था कि वो चेक कर सके कि आखिर उसमें वुफू के पास कितनी ज्यादा एबिलिटीज है और कौन कौन से स्किल्स हैं और किसका कल्टीवेशन लेवल कितना है। इसी वक्त उन लोगों के सामने गाड़ियाँ रुकती हैं और उन गाड़ियों के अंदर से जू फैमिली के लोग उतरकर नीचे आते हैं। हीटियन गैंग ग्रैंडपा से कहता है मास्टर जू जियाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एरिया तुम्हारा नहीं है। जबकि हीटियन गैंग के फादर भी उसके पास ही खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम्हारे उन दोस्तों ने वुफू को मार दिया है। हीटियन गैंग भी अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है अगर उस लड़के के पास कोई स्किल्स हैं भी तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरे दोनों ही दोस्त काफी अच्छे कल्टीवेटर्स थे, इस साथ उन्होंने ट्रेनिंग लिया, मुझे तो लगता है उन्होंने वाकई में वुफू को मार दिया होगा। हीमैंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तो फिर इस बात का हम लोग मतलब यही समझे कि वुफू मर चुका है। कई बार वुफू उनके सामने आता है और साथ ही उसने उनमें से कल्टीवेटर्स में से एक की बॉडी को उठा रखा होता है। वो उनसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर फिर से मुझे ढूंढ रहे हो या फिर इनको ढूंढ रहे हो। लीमेंग ये देखने के बाद कहती है ब्रदर टियान गैंग, तुमने तो कहा था तुम्हारे दोनों दोस्त काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने वुफू को मार दिया होगा, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर तो वुफू ने तुम्हारे ही दोनों दोस्तों को मार दिया है। टियान गैंग उसे कहता है मेरे दोनों दोस्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे साथ उन्होंने ट्रेनिंग लिया, इसलिए मुझे उनके स्किल्स पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि वुफू ने अकेले इन दोनों को नहीं मारा होगा, बल्कि जू फैमिली के लोगों ने इसकी मदद की है। ही गैंग के फादर आगे बढ़ते हैं, जू फैमिली वालों के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा डिस्पिकेबल हो, तुम लोग इतनी बड़ी फैमिली हो, फिर भी तुमने यहाँ पर जोंगजैंग सेक्टर के 2 स्टूडेंट्स को मार डाला है। किंग का बड़ा भाई उनसे कहता है तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी गलत समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, हमने यहाँ पर किसी को भी नहीं मारा, ये सब कुछ तो इसने अकेले किया है, ये सब कुछ ब्रदर वो ने किया है। मास्टर हीटियन उनसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, मुझे पता है कि तुमने उस लड़के का साथ दिया है। ग्रैंडमा चिल्लाकर उसे कहते हैं हीटियन अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारे पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो, मैं अच्छी तरह से पता है कि हमारी जू फैमिली यूनाइटेड सिटी में कितने लंबे अरसे से, हम लोग जनरेशन से यहीं पर हैं और हम लोगों ने कभी भी किसी को ऑफेंड नहीं किया, कभी किसी को छोड़ा है जो हमें ऑफेंड करता है, लेकिन तुम्हें तो बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है, तुम हमसे किस तरह बात कर रहे हो, तुम हमारे पर इल्जाम लगा रहे हो। साथ ही ग्रैंडमा अपनी जू फैमिली के सभी मेंबर्स से कहते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाओ, इनमें से किसी को भी अंदर मत घुसने देना, ना ही अपनी फैमिली के किसी मेंबर को हाथ लगाने देना और ना ही ब्रदर वू को, इनमें से कोई भी ब्रदर वू को टच भी न करने पाए। वू आगे बढ़ता और कहता है ग्रैंडमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरा साथ देने की कोशिश की, लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इन सभी से निपटने के लिए काफी हूँ। वुफू उसके दोस्त की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आया था, वो उसके सामने जब डेड बॉडी को फेंकता है तो हीटियन गैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वुफू से कहता है वुफू तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, पहले तुमने मेरे भाई को मारा और अब तुमने मेरे सेक्टर मार्शल ब्रदर्स को भी मार दिया। हमारा वुफू से कहता है अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी तरफ देखना होगा कि आज तुम्हारे पास इतने ज्यादा स्किल्स हैं या नहीं, क्या तुम इस लायक भी हो मुझसे बदला लेने की या नहीं। साथ ही हमारा वुफू वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जू फैमिली के लोग कहते हैं ये लड़का तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो हीटियन के डैड हीटियन से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना चाहिए, चलो यहाँ से फिलहाल के लिए वापस चलते हैं, क्योंकि जू फैमिली के जो ग्रैंडपा हैं काफी ज्यादा पावरफुल हैं, वो बहुत ही जल्दी एक मास्टर बनने वाले हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि हम लोग उन सभी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, फिलहाल के लिए वापस जाना बेहतर रहेगा। ये सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वापस जाते वक्त हीटियन गैंग हमारे वुफू से कहता है फिलहाल के लिए तो तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं वापस आऊंगा और उस बार देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। उसी वक्त वुफू का जो हस्की होता है वो भौंकना शुरू कर देता है। वुफू उसकी तरफ देखता और
कहता है अब तुम्हें क्या हुआ। साथ ही उसके पास जो अपनी टूटी हुई तलवार होती है वो भी रिएक्ट कर रही होती है। वो कहता है मुझे भी महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि इसके पास मेरी तलवार का कोई टूटा हुआ टुकड़ा है। वो लोग अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं। ली मैंग उनसे कहती है तुम लोगों को क्या लगता है क्या इस वुफू के पास वैसी कौन सी एबिलिटीज है जिसको यूज करते हुए इसने जू फैमिली को अपनी प्रोटेक्शन के लिए मना लिया है, हर हाल में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उनसे कहते हैं बस थोड़े दिन तक इंतजार करो, अब जू फैमिली हमेशा तो इसके साथ नहीं रहने वाली, किसी वक्त तो ये हमें अकेला मिलेगा और उसी दिन हम इसको मार डालेंगे। जू फैमिली वाले वुफू को अपने साथ लेकर अपने मेंशन में आ जाते हैं। तो वुफू काउच के ऊपर बैठा होता है जबकि किंग का बड़ा भाई उसकी हाथ कर रहा होता है। वो बार बार उसके कभी कंधे दबाता है और कभी पाँव दबाता है और उसे कहता है बिग ब्रदर क्या तुम्हें चाय पीनी है। वो कभी उसे कहता है तुम्हें चाय पीनी है तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ, कभी कॉफी पीनी है तो कॉफी ले आता हूँ। ग्रैंडपा भी वहीं पर सामने बैठे होते हैं। ग्रैंडपा हमारे वुफू से कहते हैं तुम्हारी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ज्यादा है, कि मैं भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को क्लियरली नहीं देख पा रहा था कि आज तुम्हारे पास कितनी ज्यादा कल्टीवेशन की पावर है। ये बताओ कि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर कब आने वाले हैं। वो फोन से कहता है मेरे मास्टर को यहाँ पर आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो सी ऑफ क्लाउड से होते हुए यहाँ पर आने वाले हैं। वहाँ सुनते ही ग्रैंडपा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहा है, लेकिन ये लड़का तो यहाँ पर सी ऑफ क्लाउड के बारे में बात कर रहा है। पता है कि इस लड़के की बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डीप है। फिर साथ ही वो अपनी किंग की तरफ देखकर सोच रही होती है मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के के साथ अपने रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना होगा। तभी किंग अपने ग्रैंडपा की तरफ देखती है और कहती है ग्रैंडपा आप ये इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, पता है कि आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, ये लड़का काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, मैंने सुना है कि तुम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जाते हो। किंग ग्रैंडपा से कहती है हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं लेकिन आप यहाँ पर सोच क्या रहे हैं। कहीं से हमारा नेक्स्ट सीन डोम रूम का दिखाया जाता है। डोम रूम में मोटू अपने रूम में अपने बिस्तर के ऊपर बड़ी आराम से सो रहा होता है। इस वक्त दरवाजा खुलता है। मोटू भी जल्दी से उठकर बैठ जाता है कि अब यहाँ पर अचानक से कौन आ गया है क्योंकि दरवाजे को किक मार कर तोड़ा गया होता है। ही गैंग वहाँ पर अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पर आता है। वो गुंडे से कहते हैं ब्रदर यही वो लड़का है जो कि हर वक्त वुफू के साथ रहता है। तो स्कूल में सिर्फ यही एक लड़का है जो कि वुफू के बहुत ज्यादा क्लोज है। ईटियन गैंग उन लोगों की बात सुनने के बाद कहता है मैं यहाँ पर वुफू को इतनी आराम से तो नहीं रहने दे सकता, जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता अपने भाई की मौत का, तक मैं उसे हर तरह से यहाँ पर दुख देता रहूंगा। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत इस मोटू से करते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है जाओ जाकर इसको अच्छा सबक सिखाओ, और वो आगे बढ़ते हैं और मोटू को पीटना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पर मोटू को बहुत ज्यादा पीटते हैं। एक सीन फिर से मेंशन का ही दिखाया जाता है। हमारा वुफू सभी लोगों के साथ बात खत्म करने के बाद बाहर निकलता है और उनसे कहता है मुझे अभी भी स्कूल जाना है, मैं वापस जा रहा हूँ। जबकि ग्रैंडपा अपने पास एक बॉक्स खोलते हैं जिसके अंदर 2 पिल्स रखी होती हैं। वो उसे कहते हैं ये दोनों पिल्स मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी किंग की 2 बार जान बचाई है। तो वो उन पिल्स की तरफ देखता और कहता है ये पिल्स किस लिए हैं और इनका नाम क्या है, क्या ये बहुत ज्यादा खास हैं? मैं उसे कहते हैं नहीं ये इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, ये पिल्स तो हम तुम्हें किंग की जान बचाने के बदले में दे रहे हैं, हमारी किंग की जान बचाने के बदले में ये पिल्स तो कुछ भी नहीं है। जबकि वहीं पर एक साथ में गार्ड खड़ा होता है। वो ग्रैंडपा से कहता है सेकंड एल्डर आप ये पिल्स इस लड़के को कैसे दे सकते हैं, स्पिरिट गार्ड पिल्स हैं, ये बहुत ज्यादा स्पेशल पिल्स हैं और वैसे भी ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि मिस्टीरियस राम में होती है, यानी कि 3rd लेवल पर होते हैं। इस लड़के के लिए तो ये पिल बिल्कुल बेकार है क्योंकि ये लड़का तो सिर्फ कल्टीवेशन के 2nd लेवल पर है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें पता है कि किंग मेरी सिर्फ और सिर्फ इकलौती पोती है, इसके अलावा मेरी कोई और भी पोती नहीं है। इस लड़के ने 2 बार इसकी जान बचाई है तो इसका मतलब यह है कि ये इस पिल को लेने का हकदार है। गार्ड उनसे कहता है लेकिन सेकंड एल्डर ये स्पिरिट गार्ड पिल ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये दोनों पिल इसको कैसे दे सकते हैं? ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या मुझे जहाँ पर तुम्हारी परमिशन की जरूरत है मैं किसे ये पिल्स दे सकता हूँ और किसे नहीं देनी चाहिए? ब्रदर वो भी उनसे कहता है सीनियर मैं आपके इस तोहफे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जैसा कि आपने बताया कि ये पिल्स मिस्टीरियस राम के लोगों के लिए है तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप इनको मुझे देकर वेस्ट ही कर रहे हैं। किंग आगे बढ़ती है और उसे कहती है बेवकूफ हमने कब कहा कि तुम इन पिल्स को लेने के साथ यहीं पर इनको खा लो, अगर तुम अभी इन पिल को खाओगे तो ये तुम्हारे काम नहीं आएंगी। चाहते हैं कि इन पिल्स को रख लो और अपने पास संभाल कर रखना, जब तुम मिस्टीरियस लेवल पर पहुंच जाओ उसके बाद तुम इसको खा लेना। जबकि हमारा वुफू उनसे कहता है नहीं मुझे इन पिल्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास और बहुत से तरीके हैं जिनकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। हमारा वुफू जल्दी से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उनसे कहता है ये पिल्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम लोग वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। मेरी इस तलवार को गौर से देखो, इसके टूटे हुए टुकड़े आसपास कहीं पर फैले हुए हैं, तुम्हें उन टुकड़ों को ढूंढना होगा, जहाँ से भी मिले उन्हें ढूंढकर मुझे देना होगा। किंग उसे कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किस चीज को ठुकरा रहे हो, ये स्पिरिट गार्ड पिल्स ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारी इस टूटी हुई तलवार से तो ज्यादा ही पावरफुल है, ये बेकार तलवार किसी काम की नहीं है। तुम्हारा वुफू की बात सुनने के बाद कहता है तुमने क्या कहा कि ये टूटी हुई बेकार तलवार है। वो साथ ही वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाता है और एक स्लैश लगाता है कि टूटी हुई तलवार के साथ जब वहाँ पर स्लैश लगाता है तो नीचे की सारी सीढ़ियाँ टूट जाती हैं और एक लंबी सी दरार पड़ती है, काफी बड़ा हिस्सा ग्राउंड का टूट जाता है। ये देखकर किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ग्रैंडफादर भी सोच रहे होते हैं लड़के के पास जो तलवार है लगता है वो एक डिवाइन वेपन है। मुझे तो लगता है
है कि इसके पास जो स्पेशल आइटम यानी कि जो तलवार है, इस तरह की तलवार बहुत सारे ऐसे कल्टीवेटर्स यूज करते हैं जो मिस्टीरियस लेवल पर होते हैं। ग्रैंडपा हमारे वुफू से पूछते हैं, मुझे ये बताओ क्या ये वाली तलवार ये तुम्हारे मास्टर का आर्टिफैक्ट है जो उन्होंने तुम्हें ट्रेजर के तौर पर दिया होगा? वुफू उनसे कहता है, हाँ इस बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये तलवार इस दुनिया की नहीं है बल्कि ये दूसरी दुनिया की है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, चलो फिर ठीक है, हमें डील हुई, हम तुम्हारी इस तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। वुफू उन लोगों से कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो उनसे कहता है, चले ठीक है, अब मुझे वापस अपने स्कूल जाना है ताकि मैं अपनी क्लासेस ले सकूं। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का दिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी गेट को पार करते हुए एक पीले रंग की बस अंदर आती है और उस बस के अंदर से दूसरे कॉलेज के बच्चे बाहर निकलते हैं। तो वो 3 लड़के होते हैं और वो तीनों ही कल्टीवेटर्स होते हैं। वहाँ पर निकलते हैं और कहते हैं, तो हम लोग फाइनली यूनाइट यूनिवर्सिटी में पहुंच ही आए हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में ये लोग फिर से हारने वाले हैं क्योंकि यूनाइट यूनिवर्सिटी में बहुत ही कमजोर कल्टीवेटर्स हैं। जबकि यहीं पर जूजुन को भी दिखाते हैं। जूजुन जल्दी से भागते हुए उनके सामने घुटने टेक कर उनको वेलकम कहता है। तो वो लड़का उसे कहता है, पर मैं तुम्हें एक नई ऑफर देता हूँ, अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी इस बार के कंपटीशन में हमें हरा देती है तो तुम्हें दोबारा कभी भी हमारे सामने घुटने टेक कर हमें वेलकम करने की जरूरत नहीं है। जूजुन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वुफू अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आता है, तो वहीं पर जूजुन का सीन दिखाते हैं। जूजुन उसे कुछ लड़कों के पास खड़ा होता है जो कि एक दूसरे कॉलेज के होते हैं। ये लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए आए हैं। हर साल दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ इनकी यूनिवर्सिटी की मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। इसी वजह से हर साल कॉलेज के ये वाले स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। तो वो जूजुन के साथ उनका शायद पहले से कोई झगड़ा चल रहा है। वो जूजुन से कहते हैं, अगर इस बार तुम्हारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमें एक मार्शल आर्ट कंपटीशन में हरा देते हैं तो आगे से तुम्हें यहाँ पर आकर हमारे सामने अपना सर झुकाकर हमें वेलकम करने की जरूरत नहीं है। जबकि जूजुन की नजर वुफू के ऊपर पड़ती है। वो वुफू की तरफ देखता है और सोच रहा होता है, क्यों ना इसको यहाँ पर फंसाया जाए। ये सभी लड़के दूसरे कॉलेज के मार्शल आर्ट्स टीम से हैं। अगर मैंने इसको यहाँ पर फंसा दिया तो ये इसे काफी पीटेंगे, इससे मेरा मतलब भी पूरा हो जाएगा। जूजुन यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव करते हुए उस लड़के के हाथ को अपने कंधे के ऊपर से हटा देता है और उसे कहता है कि तुम लोग पिछली बार के कंपटीशन में जीत गए थे, पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इस बार के कंपटीशन में जीत सकते हो। इस साल हमारे पास बहुत ही पावरफुल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो कि तुम लोगों को बड़ी आसानी से हरा देगा। तो सामने वाला लड़का बहुत ना गुस्सा हो जाता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है, लड़के तुम हमारे सामने इतने एरोगेंटली बिहेव कैसे कर सकते हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी हमारे सामने बेकार हैं। हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स तुमसे सबसे ज्यादा बेहतर हैं, बल्कि तुमसे क्या पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतर हैं। जूजुन पीछे की तरफ देखकर आवाज लगाता है। वो वुफू से कहता है, वुफू प्लीज यहाँ पर आओ और मुझे बचाओ। दूसरे कॉलेज के लड़के ने जिसने जूजुन को गले से पकड़ा होता है वो उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है, लड़के तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा ही दिया था। मुझे लगा शायद तुम किसी सीनियर क्लास के लड़के को यहाँ पर बुला रहे हो मुझे मारने के लिए। ये तो सिर्फ एक जूनियर है, वो भी फर्स्ट ईयर का। उसे मारने के बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, जाओ जाकर अपनी उस मिस लैन को बुला कर लाओ जो कि तुम्हारी स्टूडेंट काउंसिल की चेयर वुमेन है। उसे बुला कर लाओ ताकि वो हम ब्रदर्स के साथ आकर खेल सके। साथ ही वो सभी लोग फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। जबकि जूजुन फिर से वुफू की तरफ देखता है और उसे कहता है, वुफू हमें पता है कि तुम कितने ज्यादा महान हो। इस बार के कंपटीशन में सिर्फ तुम ही जीत सकती हो। तुम हमारे यूनाइट स्कूल की होप हो, तुम उम्मीद की किरण हो। चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इन सभी को पीटो और मेरा बदला लो। वुफू उसकी बातें सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है कि ये बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है और मुझे इस सब में क्यों इन्वॉल्व कर रहा है। दूसरे स्कूल के लड़के भी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और जूजुन से कहते हैं, ये लड़का तो बहुत सा डरपोक है जिसको तुम यहाँ पर बुला रहे हो, वो तो आ भी नहीं रहा। जूजुन भी देखकर सोच रहा था इसको क्या हो गया, ये यहाँ पर आकर इनसे फाइट क्यों नहीं कर रहा, इसे तो यहाँ पर आकर इनसे फाइट करनी चाहिए। जब वुफू अपनी जगह से नहीं हिलता तो वो लड़के ही वहाँ पर चला जाता और कहता, हमें अच्छी तरह से पता है कि यूनाइट स्कूल के जितने भी लड़के हैं वो सभी के सभी बेकार हैं, कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वजह से तो ये वाला लड़का भी यहाँ पर डर के मारे खड़ा है और आगे नहीं बढ़ा। इस बार के एक्सचेंज प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर इनको हराने के लिए आए हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हें कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही हार मान लेनी चाहिए। तो वो उसकी बात सुनने के बाद आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वुफू से कहता है, चलो जल्दी से हमारे आगे लोगो और हमें रास्ता बताओ कि हमें किस तरफ जाना है। क्योंकि हमारा वुफू उसके कंधे के ऊपर हाथ रखने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही वो वहीं से पीछे हटता है और उसके चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो लड़का उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। गिरने के बाद से कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक मारने की? वुफू से कहता है, तुम लोग यहाँ पर अगर गेस्ट बनकर आए हो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर इज्जत से बात करनी चाहिए। अगर तुम इस तरह बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ आगे से इज्जत से बात की जाएगी। दूसरे कॉलेज का लड़का काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हमारे वुफू से कहता है, लड़के लगता है कि तुम मरना चाहते हो, चलो ठीक है अब तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो अपनी कल्टीवेशन की पावर को रिलीज कर रहा होता है, जबकि उसके बाकी के सारे क्लास फेलोज भी गाड़ी से नीचे उतर आते हैं और वो लोग कहते हैं, ये हमारे सीनियर की फैमिली की स्पेशल टेक्निक है। इसकी फैमिली में इसकी मार्शल आर्ट्स की जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसकी स्पेशल टेक्निक का नाम फियर्स टाइगर फिस्ट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि ये इस लड़के को मार डालेगा। वुफू के सामने वाला लड़का भी जल्दी से अपनी
पावर्स को रिलीज करने के बाद अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक के साथ हमारे वुफू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो जंप करते हुए अपने पंच में अपनी पावर को रिलीज करता है और हमारे वुफू पर अटैक करता है। तो बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारा वुफू सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, जबकि उन सभी को लगा था कि वो अपने पंच के साथ इसकी जान ले लेगा। वो उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद उसे कहता है, तुम ना तो अभी मेरे ओपोनेंट हो ना ही कल बन सकते हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। सामने वाला लड़का उसे कहता है, तुम बस यहाँ पर टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो सिर्फ एक जूनियर हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बेस भी मुझसे काफी ज्यादा लो है। उसके क्लास फेलोज भी वहाँ पर देख रहे होते हैं। एक लड़की कहती है, मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर अब सीरियस होने वाला है। उसका साथी उसे कहता है, मुझे तो नहीं लगा था कि यूनहाई यूनिवर्सिटी में इस तरह के स्टूडेंट्स भी हैं। पिछली बार के मुकाबले में इस बार तो इनके पास काफी अच्छे कल्टीवेटर्स हैं। हमारा सामना यहाँ पर कल्टीवेटर के साथ हुआ है जो कि हमारे टाइगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उस लड़की से कहता है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहते? लगता है कि तुम ऐसे हार नहीं मानोगे। तो टाइगर उसे कहता है, नहीं, ऐसे में हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता। तुमने मेरे सामने एक्टिंग की है, वो भी टफ होने की। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने इस तरह एटीट्यूड दिखा सकते हो? तो मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। सेम उसी वक्त मिस लैन भी वहाँ पर अपने कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के साथ आ जाती है। वो उन दोनों सीनियर स्टूडेंट से कहती है, जल्दी से वहाँ पर जाओ और जाकर हमारे वुफू को बचाओ। तो वो दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लोग उसके करीब पहुँचते हैं। उसी वक्त वो दूसरा लड़का यानी टाइगर अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए वुफू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वुफू हल्का सा मुस्कुराता है, थोड़ा सा पीछे हटता है, साथ ही उसकी कमर में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उस बेचारे की 4-5 हड्डियां तोड़ देता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए चले आए। ऐसे ही हमारा वुफू टाइगर को किक मारकर वहाँ पर गिरा देता है। तो उसका क्लास वालों कहता है, कहीं तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर तो नहीं हो? वुफू हैरान होकर उसे कहता है, क्या तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो? वो उसे कहता है, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है, मुझे जरा सोचने दो। फिर साथ ही उसे कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का ही मेंबर हूँ। तो दोनों ही लड़की उसे कहती हैं, तो इसका मतलब तुम वाकई में स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स और काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर के बाद वुफू से कहता है, हाँ, मुझे याद आ गया, मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ की मार्शल आर्ट्स क्लब का मेंबर हूँ। उसे कॉलेज की लड़की उसे कहती है, तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ बना नहीं सकते, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है हमारी इस यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर स्टूडेंट काउंसिल ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। हमने कभी भी किसी मार्शल आर्ट्स क्लब के बारे में नहीं सुना। फिर साथ ही वो मिस लैन से कहती है, मिस लैन, पर हमारा शी कॉलेज तुम सभी लोगों के साथ यहाँ पर मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये लड़का भी इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि अगर ये तुम्हारी काउंसिल का मेंबर है। लैन उसे कहती है, हाँ, क्यों नहीं, ये लड़का भी हिस्सा लेगा। वो मिस लैन से कहता है, क्या तुमने यहाँ पर मेरी परमिशन ली कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ या नहीं? लैन उसे कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ पर मुझे किसी भी स्टूडेंट से की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। साथ ही वो उसे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पर हीटियान हाओ और उसके दोस्त को मार डाला था, जबकि ही गैंग अभी भी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो बस सब कुछ हम ही ने तो मैनेज किया है, हम ही तुम्हें अभी तक बचा कर रखा हुआ है, तभी इसी वजह से तुम यूनिवर्सिटी में हो और वहाँ तुम्हें निकाला नहीं गया। वो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये बात तो ठीक है कि हीटियान गैंग मेरे पीछे लगा हुआ है, लगता है कि वाकई में इस लड़की की पहुंच ऊपर तक है, इसी ने यहाँ पर ये सब कुछ संभाला होगा, वरना मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देते। तो वो उसे कहता है, अच्छा ठीक है, सिर्फ इसी कंपटीशन में मैं हिस्सा लूंगा, इसके अलावा नहीं। वो उसे कहती है, ठीक है, इतना ही काफी है। अच्छा ठीक है, अब जाओ, जाकर स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग रूम में जाकर मेरा इंतजार करो। फूफू के वहाँ से चले जाने के बाद मिस लैन सोच रही होती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अभी इसने कुछ दिन पहले तो ब्रेक थ्रू किया था और जो 2nd लेवल पर पहुंचा था, ये कल्टीवेशन के 2nd लेवल पर है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? क्योंकि इस लड़के ने जिस सामने वाले टाइगर लड़के को हराया है, वो शी कॉलेज का लड़का है और पिछले कई सालों से वो फार्मिंग ग्राउंड पे है, यानी कि वो कल्टीवेशन के 2nd लेवल पर है। मुझे लगता है कि इस बार हमारे इस कंपटीशन को जीतने के चांसेस हैं। पहले तो हर बार शी कॉलेज के बच्चे हमारे बच्चों को आसानी से हरा देते हैं। एक सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। वो मीटिंग रूम में पहुंच जाता है, जबकि वहाँ पर मीटिंग रूम में पहले जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सभी लोग उसे वहाँ पर देखकर काफी गुस्सा होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, हमें ये बात तो पता है कि पिछले हर एक साल में जब भी शी कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आते हैं मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए हमें चैलेंज करने के लिए, तो हम लोग हार जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट है कि वो कल्टीवेशन के 3rd लेवल का है, वजह से वो हमसे हार जाते हैं। इसी वजह से हारने में ज्यादा शर्म भी नहीं आती। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट लू, तुम इस लड़के को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? ये तो एक 1st ईयर का स्टूडेंट है। क्या इस बार हम लोग 1st ईयर के स्टूडेंट को शी कॉलेज के सामने लेकर जाएंगे? इससे तो हमारा बहुत ज्यादा मजाक बन जाएगा। मिस लैन उन सभी लोगों से कहती है, बस शांत हो जाओ, तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे स्टूडेंट काउंसिल का मकसद क्या है। हम लोग यूनहाई की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार तुम लोग कंपटीशन में नाकाम रहे, तुम सभी ने अपने अपने कंपटीशन को हार दिया, तो मैं तुम सभी को निकाल दूंगी। वो उनसे कहता है, अगर यहाँ पर
तुम्हारे पास और कुछ डिस्कस करने को नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। सभी लोग वुफू की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसलिए उसे कहती है वुफू आज दोपहर के वक्त कंपटीशन स्टार्ट होगा इसलिए लेट मत होना, दोपहर के वक्त ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना। आज दिन को जिस लड़के टाइगर को तुमने हराया था वो तो कुछ भी नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा पावरफुल लड़की है जो कि शी कॉलेज में शामिल है। उनमें से भी तुम्हें किसी के साथ फाइट करना पड़ सकती है, वजह से तैयार होकर आना। उन सभी को तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि उनकी मिस्टीरियस राम का बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कि एक सीनियर स्टूडेंट उसे कहता है लड़के तुम्हें यहाँ पर इतना एरोगेंटली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर तुमने शी कॉलेज के एक लड़के टाइगर को क्या हरा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि बाकी सभी को भी हरा सकते हो। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो दरवाजे के नॉब को पकड़ता है और जैसे दरवाजा खोलने लगता है वो लड़का पीछे से आगे बढ़ता है और उसे कहता है यहीं पर रुको, सीनियर तुमसे बात कर रहा है और तुम यहाँ पर उसको इग्नोर करते हुए जा रहे हो। वो उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और अपने पंच को पीछे की तरफ करते हुए उसकी तरफ अपने पंच को करता है। वो उसे पंच नहीं मारता, सिर्फ वहाँ पर अपनी फोर्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो लड़का जो कि उसका सीनियर होता है वो वहीं पर रुक जाता है। वो उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखो क्योंकि दोपहर के वक्त तुम्हारी भी फाइट होने वाली है, वहाँ पर अकेला मैं ही फाइट नहीं करूंगा। उसे इतना कहने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। वुफू के चले जाने के बाद वो लड़का अपनी पीछे वाली दीवार की तरफ देखता है तो उसके पीछे जो दीवार होती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डंट पड़ चुका होता है। वुफू की सारी एनर्जी उस दीवार के ऊपर पड़ी होती है जिसकी वजह से वुफू ने तकरीबन दीवार को तोड़ ही दिया होता है। स्लैन कहती है मुझे तो लगता है कि इस बार वाकई में शी कॉलेज को हम लोग हरा देंगे, हमारे पास एक चांस है इस बार की फाइटिंग को जीतने का। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मोटू से होती है। एपिसोड 14 में हमने देखा था कि मोटू को मारने के लिए हीटियान गैंग के लोग आते हैं। हीटियान गैंग खुद भी वहीं पर होता है। वो लोग मोटू को आकर काफी ज्यादा पीटते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोटू अपने रूम में बैठा रो रहा होता है। मोटू कहता है मेरा तो पूरा मुंह ही सुझा दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा है। साथ ही वो कहता है हीटियान गैंग वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही कमीना है। तो ब्रदर वुफू को इस बारे में पता चल गया, वो हीटियान गैंग से बदला लेने के लिए जरूर जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो उसके साथ जाकर भिड़े क्योंकि ही गैंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं अपनी वजह से ब्रदर वू को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से किसी चक्कर में फंसे। कि हमारा वुफू वहीं पर दीवार के पीछे खड़ा ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है। वो अंदर आता है और मोटू से कहता है ये सब कुछ क्या हो गया, हीटियान गैंग यहाँ पर आया था, क्या उसने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है? मोटू से कहता है नहीं नहीं ब्रदर वो ऐसा नहीं है, तो मैं ही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर गया था जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर चोट लग गई है। वो से कहता है दोस्त तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ही गैंग के लोगों ने यहाँ पर उसने हुज्जे तुम्हारे साथ किया है। मैं ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है इसकी वजह से अब उसे तुमसे माफी मांगना पड़ेगी। मैं पर्सनली उससे माफी मंगवाऊंगा, उसे ये भी बताऊंगा कि कभी दोबारा मेरे दोस्तों के साथ पंगा ना ले। नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर शी कॉलेज के बच्चे आ पहुँचते हैं क्योंकि ये सभी लोग यहाँ पर कंपटीशन के लिए आए हैं। तो दोपहर के वक्त यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मिस लैन के साथी भी उसके साथ ही होती हैं। वो सभी लोग उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि इस बार हम लोग शी कॉलेज के लड़कों को हरा पाएंगे? एक लड़की भागती हुई मिस लैन के पास आती है और उसे कहती है मिस लैन कॉलेज हमेशा यहाँ पर अपने सबसे बेस्ट कल्टिवेटर्स को भेजता है जो कि बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। को नहीं लगता है कि हमने अपनी टीम के अंदर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को रखकर गलती कर दी है, उसे यहाँ पर इनके साथ नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। मिस लैन उसे कहती है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना इस बार के कंपटीशन को तो हम लोग ही जीतेंगे, हमारे सारे के सारे कंपटीटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कंपटीटर्स इस बार हिस्सा लेने वाले हैं वो लोग भी वहीं पर होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है क्या हम लोग वाकई में इस बार एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं? उसके साथ वही लड़की उसे कहती है मुझे लगता है कि मिस लैन ने गलती से उस लड़के को चूज कर लिया होगा या फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वह लड़का कहता है अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि वो लड़का कमजोर है तो फिर जाओ जाकर उसके साथ कम्पीट करके देख लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लोग अभी यहीं पर वुफू के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वुफू भी उनके पीछे से वहीं पर पहुंच जाता है। लड़की अपने साथ वाले लड़के से कहती है ये तो वही है, ये वुफू है, ये यहाँ पर आ गया है। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने यूनाई स्कूल की मार्शल आर्ट्स क्लास या फिर स्टूडेंट काउंसिल की रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाएं। फिर साथ ही वो हमारे वुफू की तरफ आगे बढ़ता है जबकि उसके साथ वाली लड़की उसे कहती है प्लीज ऐसा मत करो, तुम इसके साथ फाइट मत करो वरना सिस्टर लैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन वो लड़का उसकी बात को इग्नोर करते हुए वुफू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है लड़की अगर तुम हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगी, मुझे हरा दो और उसके बाद इस कंपटीशन में तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। तुम्हारा वुफू उसे घूर कर देख रहा होता है, वो काफी देर तक उसे घूर कर देखता है जबकि वो लड़की अभी भी उस लड़के से कह रही होती है प्लीज ऐसा मत करो, इसके साथ बहस मत करो वरना सिस्टर लैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। वो उसे कहता है तुम बस चुप रहो, तुम मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही हो, मुझे इसको अपने तरीके से डील करने दो। वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है तुमने कहा कि कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहले तुमसे फाइट करना पड़ेगी, तो ठीक है फिर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे वुफू जाने लगता है। मिस लैन चिल्लाकर उसे कहती है वुफू तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम इस बार कंपटीशन में हिस्सा लोगे, तुमने इस बारे में एग्री किया था
लेकिन अब यहाँ पर तुम फाइट को देखकर भाग रहे हो। वुफू उसकी बात को भी इग्नोर करते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जबकि उसी वक्त उसका सीनियर स्टूडेंट जल्दी से जंप करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर जंप करते हुए उसे किक मारने लगता है, साथ ही वो अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा होता है। वो हमारे वुफू को किक मारता है। हमारा वुफू अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए उसकी किक को ब्लॉक करता है और इतनी एनर्जी निकलती है कि वो लड़का खुद ही पीछे की तरफ गिर जाता है। के बाद वो संभलता और सामने की तरफ देखता और कहता है, क्या ये लड़का वाकई में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है? वो उसकी तरफ देखता और कहता है, क्या तुम्हें और भी ज्यादा कुछ ट्राई करके देखना है? सीनियर से कहता है, नहीं, अब मुझे और कुछ भी ट्राई नहीं करना। मुझे पता है कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हो, तुम कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। उसी वक्त किंग भी वहीं पर आ जाती है। किंग कहती है, क्या ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया? इस बार तो कंपटीशन बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गया, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? सीनियर लड़का उसकी तरफ देखकर कहता है, ये तो सेकंड ईयर की स्टूडेंट किंग है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? मार्शल आर्ट्स क्लब की ओनर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त किसी का कंधा उसके साथ टकराता है। वो गाली देकर कहता है, अब ये कौन कमीना है जो कि देकर भी नहीं चल रहा और मेरे साथ टकरा रहा है? मेरा तो मूड पहले से खराब है। ऐसी वो जिस बंदे के साथ टकराता है उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो ही गैंग होता है। हिटियन गैंग उसे कहता है, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? क्या तुमने मुझे गाली दी? उसे कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। हिटियन गैंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जबकि वो सीनियर कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? अगर वाकई में इसने वो गाली सुन ली होती तो इसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटना था। यहाँ पर वो लड़का जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग निकला और ऊपर से अब हिटियन गैंग भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि मिस्टीरियस नाम का एक्सपर्ट है, यानी कि कल्टीवेशन के 3rd लेवल पर है। वो किंग भी यहीं पर है। कि आज के कंपटीशन में कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। हिटियन गैंग जैसी वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी नजर हमारे वुफू पर पड़ती है। वो वुफू से कहता है, तो तुम भी यहाँ पर आए हो, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं और साथ ही पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त मोटू भागता हुआ वुफू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उन दोनों के सेंटर में आकर उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तुम दोनों को यहाँ पर आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। तुम लोग अपने ग्रजेस को बुला दो और पहले कंपटीशन में हिस्सा लो, क्योंकि हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। तो वुफू मोटू से कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फाइट से पहले इस कमीने के साथ फाइट कर भी लेता हूँ तब भी रिजल्ट सेम ही रहेंगे, हम इस कंपटीशन को जीतेंगे। साथ ही हमारा वुफू घूर का हिटियन गैंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है, हम कंपटीशन को भी जीतेंगे और मैं इससे माफी भी मंगवाऊंगा। तो उसकी बात सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है, ब्रदर वू, तुम तो वाकई में मेरे बहुत ही कमाल के भाई हो। वुफू उसके सर में पंच मारता है और उसे कहता है, जो तुम किस तरह के गंदे गंदे पोज दे रहे हो, मुझे माफ करना, तुम्हारे इस घटिया से पोज को देखकर मेरा हाथ खुद ही उठ गया। हिटियन गैंग वुफू से कहता है, क्या तुम यहाँ पर अपने इस मोटे दोस्त की पिटाई का मुझसे बदला लेने के लिए आए हो? कि अगर तुम यहाँ पर इस मोटो की पिटाई का बदला लेने के लिए आए हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, फिर मैं कैसे यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लूं? तुमने तो मेरे भाई को जान से मार दिया है। तुम मुझे बताओ कि मेरे भाई की मौत के बदले में तुम मुझे यहाँ पर क्या देने वाले हो? क्या तुम अपनी जिंदगी मुझे दोगे? वुफू से कहता है, वो लड़का इसी लायक था, उसे मार ही जाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा था। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, जब चाहे तब आ जाना। लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर पहले मेरे दोस्त मोटू से माफी मांगना होगी। इसके सामने अपना सर झुकाओ और इससे माफी मांगो कि तुम्हारे भाई को मैंने मारा था, मोटू ने नहीं मारा। इसी वजह से अगर तुम्हारा कोई झगड़ा है तो वो मेरे साथ है, इसके साथ नहीं। तो हिटियन गैंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, लड़के, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे इस मोटे दोस्त जैसा कमजोर इंसान इस लायक है कि वो मुझसे माफी मंगवा सके? फिर साथ ही वो मोटू से कहता है, मोटू, अगर मैं जहाँ पर तुमसे माफी मांगू तो मुझे बताओ, क्या तुम मेरी माफी को एक्सेप्ट करोगे? हमारा मोटू भी अपने वुफू की तरफ देखने के बाद उसके सामने अपना सर उठाता है, की वजह से हिटियन गैंग काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। वो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने पास से अपने क्रिस्टल को निकालता है, जो कि उसके मास्टर ने उसे दिया था। कोई क्रिस्टल नहीं है, बल्कि ये भी हमारे वुफू की तलवार का एक टुकड़ा है। उस टुकड़े को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो वुफू से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि हमारे ज़ोंगजांग फैक्शन में इस तरह के 3 ही पावरफुल ट्रेजर्स हैं, जिनमें से एक मेरे मास्टर ने मुझे दे दिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, तुमने तो कभी इस तरह का कोई ट्रेजर देखा भी नहीं होगा। तुम मेरे हाथों से इसी ट्रेजर की मदद से मरने वाले हो। हमारा वुफू भी जल्दी से अपनी स्टार स्वॉर्ड को निकालता है और उसे कहता है, इसी वजह से मुझे उस दिन लगा था कि तुम्हारे पास मेरी तलवार का कोई टुकड़ा है, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास मेरी तलवार का टुकड़ा है। हिटियन गैंग भी काफी हैरान होता है और कहता है, मेरे हाथ में ये छोटा सा ट्रेजर है, ये इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों होता जा रहा है? उसने अपनी तलवार को निकाला है, जिसकी वजह से एग्रेसिवनेस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो वहाँ पर जब थोड़ा सा जोर देता है तो उसके हाथ से वो ट्रेजर का टुकड़ा, यानी वो तलवार का टुकड़ा उड़ता हुआ सीधा हमारे वुफू की तलवार के साथ आकर जुड़ जाता है। हिटियन गैंग कहता है, ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे मास्टर के ट्रेजर को कैसे छीन लिया और ये ट्रेजर उसकी तलवार के साथ जाकर क्यों जुड़ गया है? वो टुकड़ा जैसे आकर वुफू की तलवार के साथ जुड़ता है तो वुफू की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी तलवार कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो वहाँ पर एनर्जी को रिलीज करता है तो वो सभी लोग कहते हैं, ये तो एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। हिटियन गैंग चिल्लाकर उसे कहता है, मेरे मास्टर का खजाना मुझे वापस करो, ये मास्टर ने मुझे दिया था। साथ ही वो वुफू को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही हमारे वुफू को पंच मारता है, हमारा वुफू अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहाँ को ब्लॉक कर लेता है। वुफू कहता है, क्या वाकई में ये तीसरे
दूसरे लेवल पर है। ये मिस्टीरियस राम के एक बंदे की पावर है। तो हमारा वुफू उसके एक पंच को ब्लॉक करता है और फिर से वो दोबारा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जैसे वो उसे दोबारा पंच मारने लगता है उसी वक्त उन दोनों के बीच में मिस लैन आ जाती है। मिस लैन उन दोनों को साइड पर कर देती है और कहती है तुम दोनों बस करो, यहीं पर रुक जाओ। दोनों की फाइट को वहीं पर रोक देती है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वो दोनों पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं मिस लैन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। मिस लैन हमारे वुफू की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। जब वो हमारे वुफू को घूर कर देखती है तो वुफू पीछे की तरफ मुड़ता है। अपने दोस्त मोटू से कहता है मोटू तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए, एक असली मर्द हमेशा अपना बदला लेता है, लेकिन चाहे उसे इसमें 10 साल ही क्यों न लग जाए, तो हम लोग तुम्हारा बदला किसी और दिन लेंगे। मोटू से कहता है हाँ ब्रदर मैं इस बात को समझ सकता हूँ। ये हिटियन गैंग पीछे हटने के बाद अभी भी हमारे वुफू की तलवार के बारे में सोच रहा था। वो कहता है इसके पास एक ऐसी तलवार है जो कि हमारे ट्रेजर के टुकड़े को भी सोख सकती है। तलवार मेरे हाथ में लग जाए तो मैं इसके अंदर और भी ज्यादा टुकड़ों को जोड़कर इसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये लड़का कौन है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। ये लोग कह रहे हैं कि ये मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट है, लेकिन ये मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट नहीं बल्कि ये तो फार्मिंग राम के पीक पर है और बहुत ही जल्दी मिस्टीरियस राम में कदम रखने वाला है। साथ जो लड़की होती है वो उनको इसके बारे में बताती है। वो उनसे कहती है इसका नाम हिटियन गैंग है और ये यूनहाई यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। फिलहाल ये अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी में है। इस बार यूनहाई यूनिवर्सिटी को हरा पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे मिस्टीरियस कल्टीवेटर हैं जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे कल्टीवेटर्स तो वही हैं पहले जैसे ही। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शी कॉलेज के जितने बच्चे होते हैं वो सभी इनको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इनके पास तो इस बार काफी सारा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। होता है कि हम लोग इस बार के मैच को ना जीत पाए क्योंकि इनके पास काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये सभी लोग तो इनके कल्टीवेशन चाहे कम ही क्यों ना हो लेकिन ये काफी पावरफुल है। तो यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में जाओहा की तरफ भी दिखाते हैं यानी हस्की की तरफ दिखाते हैं जो कि वहीं पर ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा खोद रहा होता है। मोटू आगे बढ़ता है और हस्की से कहता है हस्की ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ग्राउंड को खराब क्यों कर रहे हो। वो उसको उठा लेता है। मोटू हस्की को उठाकर वहीं पर बैठा होता है जबकि उसी वक्त मिस लैन ब्रदर वू के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। वो उसे कहती है वूफू तुम अभी अभी सेकंड स्टेज के ऊपर पहुंचे हो, तुमने सेकंड लेवल को अनलॉक किया है और तुम यहाँ पर हिटियन गैंग से पंगा ले रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि हिटियन गैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। वो तुमसे 1 साल पहले ही सेकंड स्टेज पर पहुंच गया था और अब तो बहुत ही जल्दी वो मिस्टीरियस राम में कदम रखने वाला है। क्या तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है? क्या तुम इस बारे में भूल गए हो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लोगे। पहले कंपटीशन में हिस्सा ले लो उसके बाद चाहे उसके हाथ से बेशक मर जाना। लेकिन हिटियन गैंग वो इतनी आसानी के साथ तो बस नहीं करने वाला। वो वहाँ पर दूर होता है तो वो इनसे चिल्लाकर कहता है वूफू तुम्हारे पास जो स्वर्ड का टुकड़ा तुमने मुझसे लिया है वो मुझे वापस करो। वो मेरे मास्टर का ट्रेजर है जो मुझे मास्टर ने स्पेशली दिया था, मुझे वापस चाहिए। वूफू से कहता है मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया, जो चीज मेरी थी वो मेरे पास अपने आप वापस आ गई है। मैंने तो तुमसे कुछ लिया ही नहीं, वो तो खुद मेरे पास आया है। हिटियन गैंग से कहता है तुमने जो टुकड़ा मुझसे लिया है वो वाला स्पेशल ट्रेजर का टुकड़ा वो मेरे मास्टर 3 साल पहले लेकर आए थे और 3 साल से वो हमारे सेक्टर में था, इसलिए यहाँ पर बकवास मत करो कि वो तुम्हारा था। तुम्हारा कहाँ से आ गया? तुमने बस उसको मुझसे छीन लिया है, जल्दी से वो मुझे वापस करो। साथ ही वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही उसने अपनी स्वर्ड के अंदर अपनी एनर्जी को भी रिलीज किया होता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे ब्रदर वू के करीब पहुंचता है वहाँ पर हस्की ने पहले से एक गड्ढा खोदा हुआ था, इसी वजह से उसका पाँव उस गड्ढे में लगता है और वहीं पर मुंह के बल गिर जाता है। कॉलेज के जितने बच्चे होते हैं वो सभी लोग उसे गिरा हुआ देखकर हंसना शुरू कर देते हैं जबकि मोटू भी वहाँ पर हंस रहा होता है। मोटू क्योंकि उसके बहुत ज्यादा करीब होता है इसी वजह से हिटियन गैंग उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हंसने की, और साथ ही वो पीछे की तरफ घूमते हुए अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा वूफू अपनी तलवार को उसके सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मोटू को बचा लेता है। फिर साथ ही वो मोटू से कहता है मोटू अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने इस कुत्ते को लो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी इसके साथ ही मार डालूंगा। वो उसे कहता है नहीं मोटू को यहाँ से कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तुम जाओगे, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तब के हिटियन गैंग सोच रहा था इसने अपनी तलवार के साथ मेरी तलवार को तोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि इसके हाथ में जो वेपन है वो एक डिवाइन वेपन है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। मुझे अब ये वेपन चाहिए, मैं इसको मारूं या ना मारूं लेकिन इसके हाथ से ये वेपन मैं तो लेकर रहूंगा। इसलिए फिर से आगे बढ़ती है और उन दोनों से कहती है तुम दोनों यहाँ पर आपस में क्यों फाइट कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना कि अपनी फाइट को बाद में कर लेना, फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर कम्पीट करना है। साथ ही वो चिल्लाकर उनसे कहती है जरा देखो शी कॉलेज के सभी बच्चे तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, चाहती हो कि हमारे कॉलेज का नाम खराब हो जाए। जबकि वो लड़के वहाँ पर हंसते हुए कह रहे होते हम लोग तो इस शो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन तो बाद में भी हो जाएगा, हम लोग फिलहाल तुम्हारे इंटरनल कंपटीशन को देख रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पर फाइट करने दो, हम भी तो देखेंगे इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सभी शी कॉलेज के लड़के लड़कियां वहाँ पर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और साथ ही बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं तुमने देखा उस दूसरे फर्स्ट ईयर के लड़के ने कितनी बार हिटियन गैंग को ब्लॉक किया, हालांकि वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और वो थर्ड लेवल के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी वो लड़का लगता है इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये नया लड़का काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या किसी को पता है कि ये कौन है? लड़की जिसे सब कुछ पता होता है वो उनसे कहती है मुझे इसके बारे में पता है, मुझे पता है ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और अभी अभी
यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया है। तो मुझे लगता है कि ये हीटियन गैंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे लिए भी यही सबसे बड़ा खतरा है। जबकि उनके साथ उनका दोस्त उनसे कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज नहीं कर रहा कि किसी को इसकी फुल स्ट्रेंथ के बारे में पता ना चले। हीटियन गैंग फिर से हमारे वुफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वुफू उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है और साथ ही उसने भी अपनी तलवार निकाली हुई है। तो वो भी बार बार उसके अटैक को कभी ब्लॉक करता है, कभी अवॉइड कर लेता है, कभी वो उसके ऊपर अटैक करता है। कहीं पर अटैक्स करने के दौरान क्योंकि हीटियन गैंग को तलवारबाजी का ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वुफू के हाथ से उसका ब्लेड छूट जाता है। बाकी ये सभी लोग मुझे देखकर काफी हैरान होते हैं कि वुफू के हाथ से उसकी तलवार छूट गई है। उसके हाथ से तलवार छूटने के बाद हीटियन गैंग जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है और उस तलवार को कैच कर लेता है और वुफू से कहता है अब ये तलवार मेरी है, देखते हैं कि अपनी इस तलवार के बिना तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। जबकि हमारा वुफू अपने हाथ के अंदर ही अपनी की पावर को इकट्ठा करता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, वो पाम मारता है, जिसकी वजह से हीटियन गैंग उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। पीछे तो गिरता है लेकिन तलवार अभी भी उसके हाथ में होती है। वो पीछे हटने के बाद उनका खड़ा हो जाता है और कहता है इस तलवार के अंदर तो काफी ज्यादा पावर है, अब ये तलवार मेरे हाथ में है। ताकि उसने काफी ज्यादा पावर के साथ मेरे पर अटैक किया है, लेकिन अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जबकि उसकी तलवार मैंने ले लिया, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन उसके हाथ में ब्रदर वू की जो तलवार होती है वो वहीं पर फेड होना स्टार्ट हो जाती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो तलवार थोड़ी देर के बाद फेड हो जाती है और उड़ते हुए हमारे वू के हाथ में चली जाती है। वो उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस तलवार को इतनी आसानी के साथ मुझसे छीन सकते हो, ये तलवार मेरी बॉडी में स्टोर है, अब चाहे मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, जब चाहे मैं इसे अपने पास वापस बुला सकता हूँ, ये तलवार मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं हो सकती। कॉलेज के बच्चे फिर से कहते हैं क्या ये वाकई में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसके पास एक ऐसा वेपन है जो इसका अपना पर्सनल वेपन है। वो अपनी साथ वाली लड़की से पूछती है अब मुझे इसके बारे में बताओ, क्या तुम्हें इसके बारे में और कुछ पता है। तो वो उसने कहती है 2 महीने पहले मुझे इसके बारे में पता चला था। 2 महीने पहले इस लड़के की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से एक गुंडे ने इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, पूरा महीना हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। जिस बंदे ने इसको मारा था उसका नाम हीटियन हाउ था। तो दूसरा लड़का उनसे कहता है हीटियन हाउ, मुझे तो लगता है कि हीटियन हाउ हीटियन गैंग का भाई होगा, उनके नाम एक जैसे हैं। जितना मुझे पता है कि हीटियन हाउ ने जिस लड़की को मारा था वो तो एक कल्टीवेटर भी नहीं था, तो फिर ये एक कल्टीवेटर कैसे हो सकता है। वो लड़की उसे कहती है तो इस बात का मतलब तो यही है। तो वो लड़की उसे कहती है तो इस बात का सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता है, या तो ये लड़का 2 महीने पहले में नॉर्मल था और 2 महीने में इसने इतनी सारी स्ट्रेंथ को हासिल किया है, या फिर ये पहले से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसने अपनी एबिलिटीज को हाइड किया हुआ था। नेक्स्ट सीन फिर से फाइट का दिखाते हैं। तो हमारा ब्रदर वो बड़ी स्पीड के साथ फिर से हीटियन गैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। हीटियन गैंग कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो मेरे करीब पहुंच आया। और हमारा ब्रदर वो उसके करीब पहुंचने के बाद उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। ये सभी लोग जल्दी से अपने आप को कवर करते हैं और कहते हैं इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। कुछ ही दिन पहले तो इस लड़के ने सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन जरा देखो तो सही इसकी सेकंड लेवल की पावर नॉर्मल लेवल से बहुत ज्यादा है। तो हीटियन गैंग भी पंच खाने के बाद पीछे हटता है और सोच रहा होता है जी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो सामने की तरफ देखता है तो हमारे वुफू के सर के ऊपर एनर्जी से बनी हुई एक बड़ी सी स्पीड होती है जो कि उसको गार्ड कर रही होती है। हीटियन गैंग कहता है लगता है कि ये लड़का यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा है। हीटियन गैंग को जब लगता है कि वो इसको हरा नहीं पाएगा, वो पीछे की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है वुफू मेरी इस बात को याद रखना, मैं इस ग्रज को हमेशा याद रखूंगा, कभी न कभी तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा, इस बात को ऐसे नहीं भूलूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद मोटू भागता हुआ अपने वुफू के पास आता है, उससे कहता है ब्रदर वू तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुमने हीटियन गैंग को हरा दिया। ये दोनों भी यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि शी कॉलेज का एक लड़का आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो वाकई में बहुत टैलेंटेड और जीनियस लड़के हो, लेकिन तुम अपनी इस आइटम यानी कि अपनी तलवार के ऊपर कुछ ज्यादा ही निर्भर करते हो, तुम्हें अपने हाथों को भी यूज करना चाहिए। वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। शी कॉलेज का लड़का उसे कहता है हम लोग इसी मकसद से तो यहाँ पर आए हैं, हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं ताकि हम लोग दूसरे कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर सकें। ये कहना कि मुझे तुमसे फाइट करनी है, हाँ ये बात ठीक है हमें फाइट करनी है। वो उसे कहता है अब जबकि हीटियन गैंग यहाँ से चला गया है, मैंने उसको हरा दिया और वो चला गया, तो उसकी जगह पर अब मैं यहाँ पर फाइट करूंगा, तो मुझे बताओ कि कौन तुम मुझसे पहले फाइट करने के लिए आएगा। शी कॉलेज का लड़का उसे कहता है तुम्हारे पास वो तलवार है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम इनविंसिबल हो गए हो, कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। शी कॉलेज की लड़की उसे कहती है मैंने सुना है कि तुम अभी कुछ दिन पहले ही ब्रेक थ्रू करने के बाद सेकंड लेवल पर पहुंचे हो, और ऊपर से अगर तुम अपनी तलवार को यूज करोगे और अपनी फुल एनर्जी को भी यूज करोगे तब भी तुम हमारे इस बॉस को नहीं हरा पाओगे। वो उन लोगों से कहता है चलो बकवास बहुत हो गई, तुम सभी लोग एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे पास तुम सभी के लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारे पर वेस्ट कर सकूं। जबकि उनका बॉस उसे कहता है तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सभी का मुकाबला कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और साथ ही वो अपने वेपन को निकालता है, उसका वेपन एक बड़ा सा एक्स होता है। वो वुफू से कहता है मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम दोबारा कभी भी हमारे सामने इतने एरोगेंटली बिहेव ना कर सको। मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से एक मौका देता हूँ, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, मेरे सामने माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ। क्योंकि इस बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारी अब टूटी हुई तलवार की मदद से तुम यहाँ पर मुझसे फाइट को जीत सकते हो। तो वुफू अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर फाइट करके देख लेते हैं। जैसे वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त मिस लैन आगे बढ़ती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसे कहती है अगर हीटियन गैंग यहाँ पर होता तो वो इससे फाइट करता और हमारे इस लड़के से जीतने के चांसेस काफी ज्यादा थे, यानी तकरीबन 60% चांसेस थे कि हम लोग फाइट को जीत सकते थे। लेकिन अब हमारे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पर हारे तो फिर सोचना भी मत, तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगी, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। कि किंग को इसे देखकर बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, वो जल्दी से आगे बढ़ती है, वो एक चीख मारती है जिसकी वजह से वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं। वो जल्दी से उन दोनों को अलग कर देती है और कहती है हम लोग इस वक्त एक कंपटीशन के दौरान है, तुम दोनों यहाँ पर आपस में लिपटा लिपटी नहीं कर सकते, एक दूसरे से दूर रहो। आदि किंग आगे बढ़ती है और कहती है ये सभी शी कॉलेज के बच्चे ये तो सिर्फ गैंगस्टर्स हैं जिनको पता नहीं है कि अपने दूसरे मेहमानों के साथ किस तरह पेश आना है। मैं इनको सबक सिखाती हूँ, सबसे पहले मैं इनसे फाइट करूंगी। और वो आगे बढ़ जाती है। बॉस किंग की तरफ देखता और कहता है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम उस लड़की से बहुत ज्यादा जेलस हो रही हो क्योंकि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ लिपट रहा था। लगता है कि इस लड़की के इर्द-गिर्द काफी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। किंग उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करनी है, चुपचाप फाइट करो। और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उससे जेलस हो रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी वो पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंचती है। बॉस उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो। तो किंग जैसे उसे पंच मारती है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। किंग की सारी एनर्जी वहीं पर डेसिपेट हो जाती है और वो शी कॉलेज के उस लड़के को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाती क्योंकि उसकी बॉडी के इर्द-गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। ये देखकर तो किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसकी बॉडी के इर्द-गिर्द तो एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है। इसी वक्त बॉस अपने बड़े से एक्स को उठाता है और उसे कहता है अब तो तुम्हारा काम तमाम हो चुका है। किंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है बहुत ज्यादा देर होगी, अब मैं यहाँ से पीछे भी नहीं भाग सकती। इसी वो लड़का वहाँ पर अपने एक्स को चलाता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किंग बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है जबकि बॉस अपनी बॉडी के इर्द-गिर्द बहुत ही पावरफुल डिफेंसिव शील्ड बना लेता है जिसकी वजह से किंग का अटैक उसके ऊपर काम नहीं करता। जबकि बॉस अपने बड़े से एक्स को उठाता है और किंग के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सामने की तरफ देख रहा था कि कहीं उसने किंग को मार तो नहीं दिया। तो उसी वक्त किंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वहाँ पर ब्रदर वो आगे बढ़ता है और उसको उठाकर जंप करते हुए साइड पर हट आता है। वो उस बॉस से कहता है यहाँ पर तुम्हारी फाइट मेरे साथ हो रही है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ ना कि ये लड़की। कि हमारी किंग शर्माते हुए वुफू की तरफ देख रही होती है कि किस तरह उसने छोटी बच्ची की तरह उसको उठाया हुआ है। बॉस कहता है तो फाइनली तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई गई कि तुम यहाँ पर मेरा सामना करने को तैयार हो। वुफू किंग को उतार देता और कहता है चलो तुम जल्दी से साइड पर हो जाओ और वो आगे बढ़ आता है। शी कॉलेज का वो लड़का हमारे वुफू से कहता है हमारी फैमिली की ये वाली डिफेंसिव टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये गॉडली टेक्निक है, कोई भी इस डिफेंस को नहीं तोड़ सकता और तुम्हारा ये छोटा सा वेपन तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी तलवार है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे मेरे डिफेंस को तोड़ पाओगे? वो से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे डिफेंसेस को तोड़ नहीं सकता? वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि बॉस भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाने वाले हैं। टी कॉलेज के बच्चे चिल्लाकर अपने बॉस से कहते हैं बॉस इसको बहुत ही बुरी तरह से पीटना, इसको हरा दो। दोनों जब एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं तो दोनों स्ट्राइक लगाकर एक दूसरे से आगे गुजर जाते हैं। कि हमारा वुफू अपनी स्वर्ड को वापस रख लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने उसको हरा दिया है। इसलिए वुफू की तरफ देखती है और सोच रही होती है इस लड़के ने अपनी स्वर्ड को वापस क्यों रख लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे पता चल चुका है कि ये हार चुका है और ये यहाँ पर अपनी हार मानने वाला है। कि हमारी यूनिवर्सिटी इस बार भी इस कंपटीशन को हारने वाली है। लेकिन उसके साथ ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बॉस की बॉडी के ऊपर जो शील्ड होती है वो वहाँ पर कचैक करके टूट जाती है। सिर्फ यूनाइट स्कूल के लड़के बल्कि शी कॉलेज के जितने भी लड़के होते हैं वो सभी लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने अपनी एक टूटी हुई तलवार के साथ ही हमारी बॉस की फैमिली की गॉडली डिफेंस टेक्निक को भी तोड़ दिया। तो वो उन लोगों से कहता है मेरी स्टार स्वॉर्ड के सामने कोई भी चीज नहीं टिक सकती, चाहे वो कितनी पावरफुल शील्ड क्यों ना हो। ना ही पास्ट में था कुछ ऐसा था जो इसके सामने टिक सके, ना प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में कोई ऐसा होगा। शी कॉलेज के सभी लड़के कहते हैं ये क्या, हम लोग इस बार हार गए, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो हमारा वुफू आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है तुम लोग इस मैच को तो हार गए और तुम लोगों ने अपनी हार एक्सेप्ट भी कर ली है, लेकिन तुम सभी लोगों को यहाँ पर से मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता, तुम्हें अपने स्पिरिट स्टोन्स मुझे देना होंगे। हैरान हो जाती है और उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें हमारे स्पिरिट स्टोन्स क्यों चाहिए? वो जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालते हैं और उसे कहते हैं हम तुम्हें स्पिरिट स्टोन्स तो दे देते हैं लेकिन तुम इन स्पिरिट स्टोन्स का करोगे क्या? वो उन लोगों से कहता है लगता है कि मेरे डॉग को स्पिरिट स्टोन्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो वो सभी लोग उसके डॉग की तरफ देखते हैं तो उसके डॉग के दांत म्यूटेट हो चुके होते हैं। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ये सभी लोग अपने स्पिरिट स्टोन्स
निकाल रहे हैं। तो सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी जेब से स्पिरिट स्टोन्स को निकालते हैं और हस्की के सामने फेंक देते हैं। नेक्स्ट सीन हमें एक एकेडमी का दिखाया जाता है। उस एकेडमी में सिर्फ एक मास्टर और एक डिसाइपल होते हैं। वो डिसाइपल अपने बूढ़े मास्टर से कहता है, मास्टर जैसा कि आपने मुझे ट्रेजर ढूंढने का कहा था, मैंने एक ट्रेजर को ढूंढा है। लगता है कि वो इस वक्त यानफू माउंटेन के ऊपर है। मास्टर अपने पास से तलवार का टूटा हुआ एक टुकड़ा निकालते हैं और उसे कहते हैं, इस शार्ड को तुम अपने पास रखो। फ्रेंड अपने मास्टर से कहता है, मास्टर ये क्या चीज है? उसके मास्टर उसे कहते हैं, ये एक डिवाइन वेपन का टुकड़ा है। मैंने तुम्हें जिस बंदे को ढूंढने का कहा था, जिसके पास वो डिवाइन स्वर्ड होगी, ये उसी डिवाइन स्वर्ड का एक टुकड़ा है। जब तुम उस बंदे को ढूंढ लो तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार के टूटे हुए टुकड़े को उस बंदे को दे देना। स्टूडेंट ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मास्टर से कहता है, ठीक है मास्टर, मैं आपकी विश को पूरा करूंगा, मैं इस टुकड़े को उस बंदे को दे दूंगा। लेकिन साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है, मास्टर ये कर क्या रहे हैं? ये डिवाइन वेपन मेरे पास होना चाहिए, ये टुकड़ा मेरे पास होना चाहिए, किसी और को ये टुकड़ा ऐसे कैसे दे सकते हैं? तो मास्टर वहाँ पर बार बार खांस रहे थे क्योंकि मास्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। स्टूडेंट भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे कहता है, मास्टर क्या आप ठीक है? लगता है कि आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया है। उसके मास्टर से कहती है, लगता है कि इस दुनिया में मेरा टाइम पूरा हो चुका है, बहुत ही जल्दी मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डाउराम में कदम नहीं रखता, मैं ब्रेक थ्रू नहीं करता तो मैं मर जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन हमें हीटियन गैंग के रूम का दिखाया जाता है। ली मैंग भी उसके पास ही बैठी होती है। ली मैंग हैरान हो जाती है और उसे कहती है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसने फाइट में तुम्हें हरा दिया? उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो मेरी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर बना देगा। तो हीटियन गैंग उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो, मुझे कुछ सोचने दो। हीटियन गैंग कहता है, कल्टीवेशन के हिसाब से तो उस लड़के की कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल के बराबर ही लगता है, लेकिन जब वो अपने डिवाइन वेपन को यूज करता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस बात को मैं ऐसे जाने तो नहीं दे सकता, चाहे उसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा ही क्यों ना हो। उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला हूँ, मुझे अपने भाई की मौत का बदला भी तो लेना है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूंगा। हमारे एक और स्कूल बस को दिखाते हैं जिसके अंदर से एक और डिसाइपल उतरता है। वो डिसाइपल भी हीटियन गैंग का सीनियर स्टूडेंट है। तो वो वहाँ पर उतरने के बाद उसके रूम को ढूंढ रहा होता है। उसके हाथ में मोबाइल होता है जिसमें वो मैप देख रहा होता है। उसे मैप को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। वो मोटा सा डिसाइपल कहता है, मुझे तो इससे कुछ भी समझ नहीं है, चलो यहाँ पर किसी से पूछते हैं। वो एक लड़के से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर उस बंदे का घर कहाँ पर है, यानी हीटियन गैंग का घर कहाँ पर है। मुसीबत का तुम्हारा वूफू भी यहीं पर होता है। वो एक होटल रूम के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहे होते। वो उसे कहते हैं, सर ये एक प्राइवेट स्पेस है, आप लोग यहाँ पर नहीं जा सकते। अगर आपको अंदर जाना है तो आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास एक्सेस कार्ड नहीं है तो फिर आप अंदर नहीं जा पाएंगे। वो अपने पास से एक्सेस कार्ड निकालता है और उसे कहता है, मेरे पास एक्सेस कार्ड है, लेकिन मेरे डॉगी ने इसको आधा खा लिया है, इसी वजह से ये फटा हुआ है, क्या ये चलेगा? गार्ड उसे कहते हैं, नहीं सर, हम लोग फटा हुआ एक्सेस कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाए, हम लोग आपको अंदर आने नहीं देंगे। कई बार पीछे से जूजुन भी वहाँ पर आता है। जूजुन अपने साथ तो लड़कियाँ लेकर आता है। जूजुन कहता है, क्या ये लड़का इस लायक है कि ये ऐसी महंगी जगह के ऊपर अंदर आ सके? जूजुन के साथ वही लड़की कहती है, ये लड़का यहाँ पर कितना ही बुरा बहाना बना रहा है, ये कह रहा है कि इसके डॉग ने इन्विटेशन कार्ड को खा दिया, फिर आधा फाड़ दिया है। मुझे तो लगता है कि इसने कहीं से इन्विटेशन कार्ड को उठाया है जहाँ पर कोई फाड़ कर उसको फेंक गया था। वो उस गार्ड से कहता है, तो तुमने कहा कि अगर मैं यहाँ पर अपने पास इन्विटेशन कार्ड ले आऊँ जो कि फटा हुआ ना हो तो तुम लोग मुझे अंदर जाने दोगे, फिर चाहे वो इन्विटेशन कार्ड किसी का भी क्यों ना हो। गार्ड उसे कहता है, हाँ सर, हमने बिल्कुल ऐसा ही कहा है। वूफू यहाँ पर खड़ा होकर जूजुन की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। जूजुन की तरफ घूर कर वो देखता और कहता है, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इन्विटेशन कार्ड तो मुझे मिल जाएगा। जूजुन भी उसकी बात को समझ जाता है कि ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश करने वाला है। जूजुन कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे की तरफ मुड़ता है जबकि हमारा वूफू उसके कंधे पे जाके हाथ रखता है और उससे कहता है, ब्रदर जुन, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जूजुन उसे कहता है, ब्रदर वो, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? प्लीज में तुम मुझे इस तरह टच क्यों कर रहे हो? और वो काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। तुम्हारा वूफू से कहता है, चलो आगे बढ़ो, जाकर उन गार्ड से बोलो कि आज तुम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो और अपना इन्विटेशन कार्ड मुझे दे दो, क्योंकि मुझे इस रूम के अंदर जाना है। जूजुन के साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो हमारे वूफू से कहती है, आखिर तुम हो कौन? हमारा जूजुन तुम्हारे जैसे कचरे इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानता, इसलिए जाओ यहाँ से, भाग जाओ। फिर साथ ही वो जूजुन से कहती है, ब्रदर जूजुन, हम लोग ऑक्शन हॉल के अंदर चलते हैं, लड़के को यहाँ से दफा करो, वहाँ पर एक नेकलेस है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो लोग हम लोग खरीदेंगे। जबकि जूजुन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपनी इन्विटेशन कार्ड को निकालता है और वूफू के सामने करते हुए कहता है, ब्रदर वूश, ये लो, ये मेरा इन्विटेशन कार्ड है, तुम जाओ, जाकर ऑक्शन में अपने लिए जो चीज खरीदनी है जाके खरीद लो, मुझे ऑक्शन में नहीं जाना, मैं वापस घर जा रहा हूँ। तो वूफू उसके हाथ से उसका इन्विटेशन कार्ड ले लेता है और ऑक्शन रूम की तरफ आगे चला जाता है और उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि जूजुन वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, ये लड़का पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो इन्विटेशन कार्ड दिखाने के बाद ऑक्शन रूम के अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर अंदर जाता है तो किंग वहाँ पर पहले बैठी होती है और उसके फादर भी वहीं पर होते हैं। वो उसे अपने साथ बुलाते हैं, तो जाकर उनके साथ वो सीट पर बैठ जाता है और उनसे कहता है, सीनियर, आप लोगों ने कहा था कि मुझे तलवार का टुकड़ा यहीं पर मिलेगा। किंग के फादर उसे कहते हैं, इसी वजह से तो हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया है, इस ऑक्शन में,
जहाँ पर उस तलवार के टूटे हुए टुकड़े को लाया जाने वाला है। हम लोग उस टुकड़े को तुम्हारे लिए खरीद देंगे। फिर तुमने हमारी फैमिली की बहुत मदद की है, हमारी बेटी की 2 बार जान बचाई है, तो हम लोग तुम्हें रीपे करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग तुम्हारे लिए उस टुकड़े को खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। वो फोन से कहता है, मास्टर जू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ पर उस टुकड़े को मेरे लिए हासिल करने में कामयाब रहे तो मैं आपकी जू फैमिली को एक बहुत ही अच्छी और पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाऊंगा। किंग का बड़ा भाई कहता है, ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ही महंगे दामों में एक टुकड़ा खरीदने वाले हैं और उसके बदले में तुम हमें सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाने वाले हो? क्या वाकई में तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि हम लोग जहाँ पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी कीमत वसूल हो सके? वो फोन लोगों से कहता है, मैंने जहाँ पर आते हुए तुम्हारे ग्रैंडपा की तरफ देखा था। तुम्हारे ग्रैंडपा यानी एल्डर जू वो इस वक्त गार्ड्रा में फंसे हुए हैं। मैं उनको एक ऐसी टेक्निक बता सकता हूँ जिस टेक्निक को यूज करते हुए वो इससे ब्रेक थ्रू करके वर्चुअल ड्राम में पहुँच जाएंगे। किंग फादर की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, क्या वाकई में इस लड़के ने मेरे फादर की तरफ सिर्फ एक बार देखकर उसकी कल्टीवेशन को पहचान लिया? क्या वाकई में इस लड़के के पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से मेरे फादर की मदद कर सके? इसी के साथ ही वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है। अनाउंसर लड़की उन लोगों से कहती है, तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोगों को मैं वेलकम करती हूँ और हम लोग यहाँ पर अपनी ऑक्शन को फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। ऑक्शन के स्टार्ट होते ही किंग के फादर हमारे वूफू से कहते हैं, ब्रदर वू, तो ऑक्शन में जितनी भी आइटम्स लाई जाने वाली हैं उनमें से अगर कोई चीज भी तुम्हें पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए उसको खरीद दूंगा। यहाँ पर वो सबसे पहली आइटम जो ऑक्शन के लिए लेकर आते हैं वो एक क्रिस्टल होता है, वो एक स्पिरिट स्टोन होता है। वो उनसे कहती है, एक बहुत ही हाई क्वालिटी का स्पिरिट स्टोन है, तो आप में से कौन इसको खरीदना चाहेगा? तो इसकी स्टार्टिंग बिड 5 लाख जुआन से स्टार्ट होगी, तो आप में से कौन इसको खरीदेगा? क्योंकि वो एक स्पिरिट स्टोन होता है और हस्की को स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसे देखते ही भौंकना शुरू कर देता है। किंग के फादर जब उस तरफ देखते हैं तो वो जल्दी से अपनी नेम प्लेट को उठाते हैं और उसके लिए बिड कर देते हैं। किंग अपने फादर से कहती है, फादर ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, हमारी फैमिली में तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं, हम उन स्पिरिट स्टोन में से कुछ इसको दे सकते हैं। फिर स्पिरिट स्टोन्स की क्या जरूरत है? उसके डैड उसे कहते हैं, क्या तुमने देखा नहीं, हस्की को ये स्पिरिट स्टोन बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसी वजह से मैं इसको खरीद रहा हूँ। किंग उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, जरा मेरे डैड को तो देखो सही, इस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए उसके डॉग के लिए स्पिरिट स्टोन खरीद रहे हैं, वो 5 लाख जुआन में, वो इतना ज्यादा महंगा। किंग के डैड हमारे वूफू से कहते हैं, ब्रदर वो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें या तुम्हारे डॉग को किसी को भी कोई भी चीज पसंद आती है बस यहाँ पर कह देना, मैं तुम्हारे लिए वो चीज खरीद दूंगा। वो लोग यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को उसके लिए खरीद देते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तुम्हारा वूफू एक ऑक्शन हॉल में जाता है जहाँ पर ब्रदर वू को वू फैमिली के लोगों ने बुलाया होता है। किंग भी वहीं पर होती है और किंग के फादर भी वहीं पर होते हैं। तो मास्टर जू हमारे वूफू से कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारे डॉग को कुछ भी चीज यहाँ पर पसंद आती है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उस चीज को खरीद दूंगा। पहले तो मास्टर जू वूफू के डॉग के लिए एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल खरीद कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होती है और काफी सारी चीजें आती है। उनमें से काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कि वूफू के लिए बिल्कुल बेकार होती है। वूफू उनमें से किसी भी चीज को पसंद नहीं करता। सारी की सारी चीजें भी काफी ज्यादा स्पेशल होती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्शन में सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कल्टीवेटर्स के लिए होती हैं या फिर बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं। तो यहीं पर भी इस ऑक्शन में आए हुए 2 और लड़के बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है, लगता है कि एक और आइटम बची है, मुझे लगता है कि ये वाली आइटम काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। उसका साथ वाला दोस्त तो कहता है, वो आइटम कितनी स्पेशल क्यों ना हो, हम लोग कौन सा यहाँ पर उस आइटम को खरीदने वाले, हम लोग तो वैसे ही ऑक्शन को देखने के लिए आए थे। अनाउंसर लड़की उन सभी लोगों से कहती है, चलो अब हमारी फाइनल आइटम की बारी है। तो हम लोग यहाँ पर आपके सामने अपने फाइनल ट्रेजर को रखने वाले हैं। ये वाली आइटम बहुत ज्यादा स्पेशल है और जो भी इसके लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिडिंग करेगा वही इसको खरीद पाएगा। वो लोग जैसे टेबल के ऊपर रखी हुई चीज के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके नीचे से वही क्रिस्टल निकलता है, यानी कि वो तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा निकलता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वूफू को ये टुकड़ा चाहिए होता है। एल्डर जू भी वूफू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लड़के क्या यही वो चीज है जो तुम्हें चाहिए? वूफू उनसे कहता है, हाँ मुझे ये चाहिए। जैसे यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होती है तो उस बूढ़े मास्टर का स्टूडेंट भी यहाँ पर आया होता है। ये डिसाइपल जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है, मेरा नाम ली ज्यू है, मैं पहली बार इस तरह की में आया हूँ, मुझे ये टुकड़ा चाहिए, ये खजाना जो कुछ भी है ये मुझे चाहिए। तो आप में से कौन इस चीज को मेरे लिए खरीद कर मुझे देगा? बाकी के सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, क्या ये यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? ये बंदा यहाँ पर ऑक्शन में चीज खरीदने के लिए आया है लेकिन इसके पास कोई पैसा नहीं है और ये चाहता है कि कोई दूसरा इसको इस चीज को खरीद कर इसको दे दे। है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसे तो ऑक्शन काम नहीं करती, कौन इसको खरीद कर ये देगा? टियान ही गैंग भी यहीं पर बैठा होता है। टियान ही गैंग उस बंदे की तरफ देखकर कहता है, मुझे इतना तो पता था कि वूफू बहुत बड़ा कमीना है, बहुत ही बेशर्म इंसान है, लेकिन देखो जरा यहाँ पर एक और बेशर्म इंसान भी है जो कि उससे भी ज्यादा बेशर्म है। लीजियो के साथ बैठा हुआ एक बंदा उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए से कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें इस तरह अपने पैसे देकर इस चीज को खरीद कर तुम्हें दे देगा? तो लीजियो उसकी बात सुनने के बाद उसे घूर कर देखता है। जैसे वो उस लड़के को घूर कर देखता है तो उसका प्रेशर रिलीज होता है क्योंकि वो एक प्राइमर लेवल का मास्टर है, यानी कि कल्टीवेशन स्टेज के 4th लेवल पर है। वजह से उसका प्रेशर बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा होता है। वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सभी
को एक झटका लगता है, वुफू को भी। तो अपनी पावर को रिलीज करने के बाद वो उन सभी को एक नमूना दिखाता है और उसके बाद उन सभी लोगों से कहता है, तो आप तुम लोगों का क्या ख्याल है? क्या तुम में से कोई यहाँ पर मेरी हेल्प करना चाहेगा? क्या कोई इस टुकड़े को मेरे लिए खरीदेगा? हिटियान ही गैंग जल्दी से अपने बैनर को उठाता है और वहाँ पर 10 लाख जुआन की बेट लगाता है। देखने के बाद वो उसे कहता है, मेरे मास्टर मुझसे ये भी कहते हैं कि जब भी तुम किसी से कोई एहसान लेती हो तो उसका बदला जरूर चुकाना चाहिए, तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। वो हिटियान गैंग से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, चाहे तुम जो कुछ भी करवाना चाहो मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। फिलहाल के लिए तो मैं इस टुकड़े को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और उसके बाद तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें अपना नंबर दे जाता हूँ। जू फैमिली के एल्डर भी ली जियो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ये लड़का कौन हो सकता है? वो वुफू से कहते हैं, ये लड़का दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनके हाथों से स्टेशन को ले पाएंगे। वुफू से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारी जू फैमिली इनको हैंडल नहीं कर पाएगी, मैं खुद ही इसके साथ डील कर लूंगा। एल्डर जू से कहते हैं, क्या ये लड़का तुम्हें जानता है? वुफू से कहता है, नहीं ये लड़का मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूँ। तो ऑक्शन के खत्म होने के बाद सभी लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। टियान ही गैंग अपने पास उसका नंबर लेकर बैठा होता है। टियान ही गैंग कहता है, वो बंदा को हमने वो क्रिस्टल खरीद कर दिया है, उसने मुझे एक विश ग्रांट की थी, मुझे लगता है कि वक्त आने पर मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर और हमारे काम भी आएगा। वुफू के पास एक डिवाइन वेपन है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो हर बार हमें हरा सकता है, इस बार तो मैं उसको जरूर हरा दूंगा। इसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। ली मैंग जाती है और जाकर दरवाजा खोलती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही बड़े से कद वाला एक बड़ा सा स्टूडेंट होता है, जो कि हमारे हिटियान गैंग का सीनियर है। वो अंदर आ जाता है। हिटियान गैंग उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है, ब्रदर वेलकम, तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जबकि वो सीनियर स्टूडेंट भी अंदर आ जाता है और हिटियान गैंग से कहता है, मैंने सुना है कि कोई तुम्हें यहाँ पर बुली कर रहा है, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे जूनियर ब्रदर को कौन यहाँ पर बुली कर रहा है, मैं उसे पंच मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हिटियान गैंग उसे कहता है, अभी इतनी भी क्या जल्दी है उस लड़के को मारने की, पहले उसके हाथ से हम लोग उसका डिवाइन वेपन तो छीन ले। एक बार वो तलवार हमारे हाथ में लग गई, उसके बाद हम लोग उस लड़के को टॉर्चर करके थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे। जबकि ली मैंग भी सोच रही होती है, वुफू इस बार तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, इस बार तो हमारे हाथ काफी पावरफुल लोग लगे हैं। नेक्स्ट सीन हमारे वुफू का दिखाया जाता है। वुफू का डॉग हस्की वो अभी भी इवॉल्व कर रहा होता है, उसके दांत काफी ज्यादा चेंज हो रहे होते हैं। वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा डॉग भी इस तरह इवॉल्व हो सकता है, तुमने स्पिरिट स्टोन्स को निगल कर उसको एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से अब तुम्हारी बॉडी इवॉल्व होती जा रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी वक्त मिस लैन भी वहाँ पर आती है। मिस लैन उसके छोटे डॉगी की तरफ देखती है और कहती है, लगता है कि तुम्हारा ये छोटा डॉगी ये भी ग्रो अप कर रहा है। वो मिस लैन की तरफ देखता है और उससे कहता है, अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वो उसे कहती है, नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और साथ ही वो उसके बेड के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे रूम में आने के लिए कुछ चाहिए होता है तभी मैं यहाँ पर आती हूँ? मुझे यहाँ पर आने के लिए कोई भी रीजन की जरूरत नहीं है। साथ ही उसे कहती है, तो फाइनली हम दोनों इस वक्त रूम में बिल्कुल अकेले हैं। तो वुफू उसे कहता है, हाँ हम दोनों वाकई में यहाँ पर अकेले हैं। साथ ही माना वुफू उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बिस्तर के ऊपर गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त हम दोनों इस रूम में अकेले हैं, चलो फिर करते हैं। फिर आगे से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? और जल्दी से तो पीछे की तरफ उठा देती है और कहती है, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। साथ ही मिस लैन काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। वो उसे कहती है, मैं तो यहाँ पर तुमसे ये पूछने के लिए आई थी, क्या तुम इस बार की बैटल में हमारी यूनाइटेड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करोगे, जिस तरह तुमने लास्ट टाइम शी कॉलेज के बच्चों को हराया था? और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम का हिस्सा बनो। वो उसे कहता है, नहीं मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मिस लैन उसे कहती है, वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस बात के लिए एग्री करती हो या नहीं, क्योंकि इस बार हमारे ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इस बात के लिए एग्री करती हो तब भी तुम उनसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी यूनाइटेड यूनिवर्सिटी इस बार कोई हाई रैंकिंग को हासिल कर पाएगी। वहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर्स का नाम लेती है तो वो भी इसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा होता है। मिस लैन उसे कहती है, इस बार के कंपटीशन में पूरे 10 कंपटीटर्स आने वाले हैं और वो 10 के 10 कल्टीवेशन के 3rd लेवल पर होंगे। हमारे जैसे कमजोर लड़का 3rd लेवल के कल्टीवेटर्स को तो नहीं हरा पाएगा। चलो ठीक है, मैं जाकर किसी और लड़के को ढूंढती हूँ। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है, वो उसे कहता है, जरा रुको। लैन उसे कहती है, अब तुम्हें क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो उसे कहता है, हाँ मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरा नाम भी लिख देना। लेकिन उससे पहले और साथ ही वो अपनी शर्ट उतारना शुरू कर देता है। मिस लैन और भी शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है, जी तुम क्या कर रहे हो? वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शर्ट उतारता है, शर्ट के साथ साथ वो अपनी पैंट भी उतार देता है। वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है, तुम ये कर क्या रहे हो? वो अपने कपड़े उतारते हुए उसे कहता है, क्योंकि इस नाम के कल्टीवेटर्स को हरा पाना इतना भी मुश्किल काम तो नहीं है, मेरी कल्टीवेशन इस वक्त कुछ ज्यादा ही लो है, मैं इस वक्त फार्मिंग ग्राउंड के 1st लेवल पर हूँ, मुझे मिडिल लेवल तक पहुँचना होगा, मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना
होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कल्टीवेट करने वाला हूँ ताकि मैं ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकूँ। इस लैंड में वहीं पर कड़ी कड़ी सोच रही होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करके इतना पावरफुल बना है। मुझे तो लगा था ये यहाँ पर किसी और मेथड को यूज कर रहा है, ये तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करते वक्त पिल्स को भी यूज नहीं करता, ठीक है, ये प्योर कल्टीवेशन को यूज कर रहा है। लैंड से कहती है, तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को इंक्रीज कैसे करोगे, यहाँ पर तो की पावर भी बहुत ज्यादा कम है। मुझे लगता है कि तुम ऐसे यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठोगे और तुम अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लोगे, ऐसा तो नहीं होता। वो से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि कल्टीवेट करना इतना ज्यादा हार्ड है? वो वहीं पर बैठता और सोच रहा होता है, मेरे लिए फार्मिंग ग्राउंड के मिडिल स्टेज के ऊपर पहुंचना यही काफी रहेगा इस कंपटीशन को जीतने के लिए और मिस्टीरियस नाम के एक्सपर्ट्स को हराने के लिए। इस वक्त आसपास से काफी सारी एनर्जी गैदर होना स्टार्ट होती है। मिस लैंड कहती है, ये तो आसपास से बहुत सारी एनर्जी को गैदर कर रहा है, लगता है कि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेगा। मिस लैंड वहीं पर खड़े खड़े अपने सामने एक शेर बना लेती है, क्योंकि वुफू बड़ी जल्दी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेता है। लास्ट टाइम जब उसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया था एनर्जी निकली थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े फट गए थे। और वो कहती है, मैंने पहले से अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मॉन्स्टर जब भी ब्रेक थ्रू करता है तो एनर्जी निकलती है। पिछली बार मेरे कपड़े फट गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। वो उसे कहती है, तुमने तो वाकई में ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम तो इस वक्त फार्मिंग ग्राउंड के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुके हो। वो भी उसे कहता है, हाँ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। मिस लैंड इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। वो उसे कहती है, अब मुझे चक्कर आ रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है, मुझे पूरे 5 साल लगे नाम के फर्स्ट लेवल पर पहुँचने के लिए। उसके बाद जब मैं फार्मिंग ग्राउंड में पहुंची थी तो मुझे 3 साल लगे थे फार्मिंग ग्राउंड में पहुंचने के लिए, लेकिन तुमने यहाँ पर बैठे बैठे फार्मिंग ग्राउंड के मिडिल स्टेज को हासिल कर लिया। आधी दरवाजे के बाहर का सीन दिखाते हैं। मोटू दरवाजे के बाहर होता है, कान लगाकर सुन रहा होता है। मिस लैंड दरवाजा खोलती है तो मोटू सामने होता है। वो उसे देखकर हैरान होती है कि ये यहाँ पर कान लगाकर क्या सुन रहा है। मोटू से कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम दोनों अंदर कल्टीवेट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेट ही कर रहे थे। फिर साथ ही मोटू अंदर आता है और आके हस्की को उठा लेता है। वो वुफू से कहता है, ब्रदर वो मैं इस डॉगी को बाहर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस डॉगी को यहाँ पर अंदर रहना चाहिए जब एक लड़की लड़का अंदर अकेले कल्टीवेट कर रहे हो। जबकि मिस लैंड गुस्से के साथ दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। मोटू कहता है, ब्रदर वो कहीं मैं यहाँ पर गलत टाइम पर तो नहीं आ गया, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया, शायद तुम लोग यहाँ पर डुअल कल्टीवेट कर रहे होगे। लैंड के वहाँ से चले जाने के बाद मोटू अपने वुफू से कहता है, ब्रदर वो आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलोगे? मैं अपने लिए एक रेस्टोरेंट बुक करवाता हूँ। वुफू से कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग दोनों चलेंगे। जल्दी से भागता हुआ बाहर चला जाता है और कहता है, तो मैं जल्दी से जाकर किसी होटल के रूम को बुक करवा देता हूँ, जहाँ पर हम लोग केक काटेंगे और मजे करेंगे और पार्टी करेंगे। तुम्हारा मोटू वहाँ से भागता हुआ बाहर चला जाता है होटल का रूम बुक करवाने के लिए। लास्ट एपिसोड के एंड के हमने देखा था मोटू अपने लिए होटल का रूम बुक करवाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। तो यहीं पर एपिसोड की शुरुआत में टियान गैंग का सीन दिखाया जाता है। टियान गैंग के मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है। टियान गैंग, उसके फादर ली मैंग और उनके साथ साथ वो नया स्टूडेंट, ये सभी लोग वहीं पर रूम में बैठे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं, लगता है कि हमारे स्पाई का मैसेज है, हमने एक स्पाई को छोड़ा था वुफू के ऊपर नजर रखने के लिए, लगता है कि वो कोई नया मैसेज दे रहा है, शायद वुफू कहीं बाहर जाने वाला है। तो वो लोग मैसेज को पढ़ते हैं और कहते हैं वो तो एक रेस्टोरेंट में जाने वाला है। ली मैंग उनसे कहती है, मुझे लगता है कि उसके दोस्त मोटू का बर्थडे होगा, इसी वजह से वो किसी रेस्टोरेंट में अपने लिए रूम बुक करवा रहा है, लगता है कि वो किसी होटल में जाकर सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। तो वो टियान गैंग कहता है, तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया, चलो फिर ठीक है, फिर हम उनके लिए एक रूम बुक करवा देते हैं, जो हम होटल में अरेंज करते हैं उनके लिए एक रूम, जहाँ पर वो आकर अपनी बर्थडे को एंजॉय कर सकेंगे। नेक्स्ट सीन ली जियो के मास्टर का दिखाया जाता है। ली जियो अपने मास्टर के पास आता है और अपने मास्टर से कहता है, मास्टर अपनी मेडिसिन खा ले। वो अपने मास्टर को मेडिसिन दे रहा होता है। मास्टर मेडिसिन खाने के बावजूद अभी भी वहाँ पर खांस रहे होते हैं। मास्टर अपने डिसाइपल से कहते हैं, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर उस तलवार के टुकड़ों की प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर पा रहा। साथ ही मास्टर फिर से उसे कहते हैं, जब भी तुम्हें उस तलवार के टुकड़ों का ऑनर मिले उसे मेरे पास लेकर आना। ली जियो उनसे कहता है, मास्टर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, जैसे वो बंदा मुझे मिल जाएगा मैं उसे लेकर सीधा आपके पास आ जाऊंगा। मास्टर ली जियो से कहते हैं, मुझे लगता है कि वो लड़का मेरी मदद कर सकता है, ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने में वो मेरी मदद करेगा, जिससे मैं वर्चुअल राउंड में पहुंच जाऊंगा। तो यहीं से मेरा नेक्स्ट सीन होटल के रूम का दिखाया जाता है। टियान वो होटल में जहाँ पर हमारा मोटू पड़ा होता है। मोटू कॉल करके अपने दोस्तों को वहाँ पर बुला लेता है, मिस लैंड को और उसके साथ साथ वू को। वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो मोटू वहाँ पर बोझदा पीयूपी का टल्ली होकर पड़ा होता है। मिस लैंड उसकी तशरीफ के ऊपर जाकर किक मारती है और उसे कहती है, ओए मोटे जल्दी से उठ जाओ, तुमने हमें कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया है? कि मोटू उनसे कह रहा होता है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पी, मैंने थोड़ी सी भी नहीं पी। ब्रदर वो भी उसे कहता है, चलो जल्दी से बताओ मोटू तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम तो कह रहे थे कि तुम एक होटल रूम बुक करवाने वाले हो जहाँ पर हम लोग तुम्हारी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन तुम अकेले यहाँ पर इस रूम में आकर क्यों पी रहे हो? मोटू से कहता है, ब्रदर वो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पर इस रूम में कैसे आया और यहाँ पर पी क्यों रहा हूँ। जबकि हस्की की तरफ दिखाते हैं, हस्की अपने मुंह के केक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर वहाँ पर आया होता है और वो उसे टेबल
टेबल पर रखते हुए मोटू की तरफ देख रहा होता है। मोटू से कहता है, जाओहा क्या तुम इसे मेरे लिए लेकर आए हो? कि तुम मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट दे रहे हो। उसकी भी आगे से वुफ वुफ करना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे गिफ्ट ही दे रहा है। लोग अभी इसी रूम में ही होते हैं कि दीवारें हिलना शुरू हो जाती है। क्लैन कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्दी से जल्दी इस रूम से बाहर निकलना होगा। पीछे लोग इस रूम के अंदर ही होते हैं कि उसी वक्त वो दीवारें वहाँ से गायब हो जाती है और दीवारों के गायब होने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा डेजर्ट होता है। ये सभी लोग इस बात से बहुत सा हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से एक डेजर्ट में कहाँ पर आ गए। इस डेजर्ट में ये तीनों अकेले नहीं होते, बल्कि वहाँ पर एक मिट्टी का बना हुआ एक बड़ा सा सांप भी होता है। वो बड़ा सा सांप अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उनके ऊपर अटैक करता है। जबकि ये तीनों उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। वो लोग कहते हैं, ये क्या? यहाँ पर तो एक बड़ा सा स्नेक भी निकल आया। जहाँ पर इस रूम के अंदर किसी ने इल्यूजनरी फॉर्मेशन को सेटअप किया हुआ है। कोई ऐसा मास्टर है जिसको इल्यूजन फॉर्मेशन बनाना आती है। बड़ा सा स्नेक बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। मोटू चिल्लाकर उसे कहता है, ब्रदर वू प्लीज कुछ करो, ये स्नेक तो हमें खा जाएगा। वक्त हस्की बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। हस्की वहीं पर खड़े खड़े अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो एक बड़ा सा वुल्फ बन जाता है और जंप करते हुए स्नेक की गर्दन के ऊपर काट लेता है और उस स्नेक बेचारे की गर्दन को तोड़ देता है। सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और स्नेक को मारने के बाद हस्की फिर से वापस से नॉर्मल हो जाता है। मोटू हस्की से कहता है, हस्की तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो शायद में बड़े हो सकते हो। वो कहता है, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, मुझे नहीं पता था कि वो स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे पर इस तरह काम करेंगे, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा मददगार साबित हुए। इस फॉर्मेशन को जिस बंदे ने बिछाया होता है वो वहीं पर नीचे वाले रूम में होता है। ली मैंग उसके साथ होती है। वो लोग वहीं पर नीचे से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फॉर्मेशन वाला कल्टीवेटर कहता है, इस लड़की का तो कुत्ता भी इसके जैसा ही बहुत ही पावरफुल और बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। ली मैंग कहती है, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं था कि इसका कुत्ता भी इतना पावरफुल है। आखिर इसने अचानक अपने डॉग को इतना पावरफुल कैसे बना लिया? कल्टीवेटर कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है चाहे उसका कुत्ता कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना, वो अभी मेरी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हैं। जब तक वो मेरी फॉर्मेशन के अंदर है मैं उनके ऊपर बार बार अटैक कर सकता हूँ। तो उस बड़े से स्नेक को मारने के बाद वो तीनों सामने की तरफ देख रही होती है। वहाँ पर सामने दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट दिखाई दे रहा होता है। मिस लैन कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रूम से बाहर कैसे निकलेंगे? तो कहता है, हो सकता है कि हम लोग अभी भी इसी रूम के अंदर ही हूँ। तो वहाँ पर वो टेबल वहीं पर होता है जो टेबल वहाँ पर पहले पड़ा हुआ था। उनकी दीवारें सिर्फ डेजर्ट बनी है लेकिन वो टेबल वहीं पर है। वो कहता है, लगता है कि हम लोग वॉल्स ऑफ फैंटेसी नाम की किसी फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हैं। ये रूम वैसे का वैसा है लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी वॉल्स थी वो सारी की डेजर्ट बन चुकी है। वो कहता है, इस फॉर्मेशन को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें यहाँ पर रियल वर्ल्ड से जुड़ी किसी चीज को ढूंढना होगा, जैसे कि वो सामने पड़ा हुआ टेबल जो कि हमारी असली की दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो हम लोग इस फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ से निकल सकते हैं। हमारा वुफू आगे बढ़ता है, जाकर उस टेबल के ऊपर एक पंच मारता है। जैसे वो उस टेबल के ऊपर पंच मारता है तो वो टेबल टूट जाता है और उस टेबल के टूटने के साथ एनर्जी सर्ज इतनी ज्यादा होती है नीचे का छत भी टूट जाता है। तो कल्टीवेटर और ली मैंग जो कि नीचे वाले रूम में खड़े सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऊपर वाली छत के टूटने की वजह से वो सारी छत नीचे आकर गिरती है। इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके टूटने के साथ ही हमारा वो भी ऊपर से नीचे आ जाता है। वो रूम में नीचे वाले रूम में आता है और सामने की तरफ देखता है और कहता है, ली मैंग तुम यहाँ पर हो, पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे ही प्लान किया हुआ है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये सब कुछ तुमने और हीटियन गैंग ने किया है, तुम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो। ली मैंग उसे कहती है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो उसे कहता है, ये वाले सेंटेंस सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा पक चुका हूँ। बार बार सभी लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं मरने वाला हूँ या फिर वो मुझे मार डालेंगे। जबकि वो दूसरा कल्टीवेटर जिसने इल्यूजन फॉर्मेशन को क्रिएट किया था वो अपनी तलवार पे हाथ रखता है और वो से कहता है, लड़की अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो वो डिवाइन स्वॉर्ड हमारे हवाले करो, जहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मिस लैन भी नीचे वाले रूम में उतर आती है। वो उस लड़के की तरफ देखती है और वुफू से कहती है, तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। इस बंदे का नाम जू टोंगडियान है और ये हमारे यूनाइटेड सिटी का काफी पावरफुल कल्टीवेटर है। हमारा वुफू मोटू की तरफ देखता है और मोटू से कहता है, तुम हस्की को अपने साथ लो और वहाँ पर जाकर कॉर्नर में छुप जाओ, तुम्हारे पर कोई खतरा हुआ तो वो हस्की तुम्हें बचा लेगा। वो हस्की को लेता और भागता हुआ कॉर्नर पर चला जाता है। टोंगडियान जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को सामने की तरफ करते हुए फिर से एक फॉर्मेशन को ओपन करता है और उनसे कहता है, चाहे तुम लोग यहाँ से कहीं पर भी जाकर छुप जाओ, तुम लोग यहाँ से भागकर तो नहीं जा सकते। तुमने मेरी फॉर्मेशन को तो तोड़ दिया लेकिन तुम यहाँ पर बच नहीं पाओगे। साथ ही वो फिर से वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि हमारा वुफू अपनी स्टार स्वॉर्ड को निकालता है और उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इल्यूजन फॉर्मेशन क्या होती है। वो वहाँ पर अपनी इल्यूजन फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। हमारा वुफू पर हवा में चला जाता है, जबकि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पेड़ होते हैं। ये दोनों एक जंगल में चले जाते हैं। देखा तो टोंगडियान भी बहुत सा हैरान होता है और कहता है, इसकी फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा रियल लग रही है, इसके पास तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाने की मास्टरी है। वुफू वहीं पर खड़े खड़े उसे कहता है, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। तो जैसे वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है तो वो
उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की पावर तो मिस्टीरियस राम से भी ज्यादा है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ पिंग राम का एक एक्सपर्ट है, तो इस लड़के के साथ फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा, तो वो वहीं पर अपने घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है। जबकि हमारा वुफू अपनी स्टार स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। जैसे वो उसके ऊपर स्लैश लगाता है, यहाँ पर लीजू आ जाता है। लीजू कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम यहाँ पर वीक लोगों को बुली कर रहे हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। वहीं पर हमारे वुफू की फॉर्मेशन के अंदर अपना हाथ डालता है और हाथ डालने के बाद वो टोंकियान को खींचकर बाहर निकाल लेता है। लीजू वुफू की तारीफ करते हुए कहता है आज मैं अपनी आंखों से तुम्हारी एबिलिटीज को देख रहा हूँ, तुम तो वाकई में एक जीनियस और रियल टैलेंट हो। हमारा वुफू इस बंदे को अच्छी तरह से जानता है। इसकी पास्ट लाइफ में इसी बंदे ने इसके मास्टर को पॉइजन दिया था। तो वुफू कहता है लीजू मैं यहाँ पर सभी के सामने तुम्हारे इस मास्क को उतार सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। अच्छी तरह से पता है कि लास्ट लाइफ में तुमने मेरे मास्टर को पॉइजन दिया था ताकि तुम ब्रेक थ्रूज को अचीव कर सको। वो उसे कहता है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। वुफू को यहाँ पर नाटक करना पड़ेगा, वो उसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकता कि वो रीबॉर्न हुआ है। तो लीजू हमारे वुफू से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ, मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। वुफू उसके साथ जाने लगता है तो मिस लैन उसे कहती है वुफू जरा रुको, तुम्हें इसके साथ नहीं जाना चाहिए। वुफू से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। और वैसे भी मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये कल्टीवेशन के 4th लेवल पर है, प्राइमल लेवल पर है। स्लैम भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये वाकई में प्राइमल लेवल पर है। साथ ही यहाँ पर हमारा वुफू एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है पिछली लाइफ में। इसी लड़के लीजू ने अपने मास्टर को मार डाला था, उसे पॉइजन दिया था क्योंकि वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि मास्टर ने उसके पास जो एक ट्राइपॉड फर्नेस था वो एक दूसरे लड़के को दे दिया था, उसको देने की बजाय, क्योंकि ये अपने मास्टर का एक लोटा स्टूडेंट था, लेकिन उन्हें वुफू को जो ट्राइपॉड दे दिया था। वो कहता है मास्टर इस बार मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो पिछली लाइफ में इस लड़के ने तुम्हारे साथ किया था। तो लीजू वुफू को अपने साथ लेकर अपने मास्टर के पास आ जाता है। वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर जिस बंदे से आप मिलना चाहते थे मैं उसको लेकर आया हूँ। तो उसे कहते हैं हाँ ठीक है, जल्दी से इसे अंदर ले आओ। मास्टर वुफू की तरफ देखते ही कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में एक बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस लड़के हो। वुफू मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है सीनियर क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या हुआ है, लगता है कि आप बीमार हैं। मास्टर से कहते हैं हाँ मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है, मुझे ब्रेक थ्रू की जरूरत है, मैं डाउ राम में कदम रखना चाहता हूँ लेकिन मैं फिलहाल के लिए ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। तो वुफू मास्टर की तरफ देखने के बाद उसे कहता है मास्टर तो आप यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप ब्रेक थ्रू कर पाएंगे क्योंकि इस वक्त आपके पास इतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं है। मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें किसी और तरीके के बारे में पता है जिससे मैं ब्रेक थ्रू को जल्दी से कंप्लीट कर पाऊँ। वो मास्टर से कहता है हाँ मास्टर इसके अलावा और भी तरीके हैं। जल्दी से साइड पर जाता है जहाँ पर एक छोटा फर्नेस पड़ा होता है। वो उनसे कहता है मुझे यहाँ पर इस रूम के अंदर इंटर होते हुए काफी सारी सेंट आ रही थी, लगता है कि आप यहाँ पर कुछ मेडिसिन पिल्स बना रहे हैं। वुफू जाकर उस फर्नेस को चेक कर रहा होता है कि उसके अंदर कौन सी मेडिसिन पड़ी है। वो मास्टर से कहता है सीनियर आपकी बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा वीक है, मुझे लगता है कि आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, इसी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। मास्टर में उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने यहाँ पर मेरी फिजिकल कंडीशंस को देखकर ही जज कर लिया कि मैं बॉडी काफी ज्यादा वीक है क्योंकि मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ। ऊपर से इस लड़के को देखकर मुझे यहाँ पर फेमिलियरिटी की महसूस हो रही है, जैसे कि मैं इस लड़के को पहले से जानता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।